हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू द चैनल टीएच क्लासेस। आप सभी का स्वागत है एक बार फिर से हमारे चैनल पर। लेकर आ गई हूँ आप सभी के लिए एक और नई वीडियो। ये है आपके मैराथन सीरीज की वीडियो। आप सभी को पता है कि हमने मैराथन सीरीज फॉर अप्रैल 2025 स्टार्ट कर दी है, जो हम हर साल आपके लेकर आते हैं, जिसमें आपके लिए आपके एग्जाम बूस्ट करने का, एग्जाम में आपके मार्क्स बूस्ट करने का बहुत अच्छा मौका होता है, जहां पर आप मेरे साथ PYQ सॉल्व करते हैं विद कॉन्फिडेंस। तो अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेक श्योर टू सब्सक्राइब आवर चैनल, बिकॉज बहुत इम्पॉर्टेंट आपकी ये मैराथन सीरीज रहने वाली है। आपका ये सब्जेक्ट आज की वीडियो के लिए होने वाला है इंग्लिश 302 यानी कि 302। बहुत सारे बच्चे इसके लिए रिक्वेस्ट कर रहे थे कि मैम प्लीज इंग्लिश 302 की आप वीडियो लेकर आइए। सो हियर इट इज आपकी वीडियो, जिसमें मैं आपको पूरा का पूरा क्वेश्चन पेपर सॉल्व करवाऊंगी, और इसके अलावा हम देखेंगे किस तरीके से हमें क्वेश्चंस को टैकल करना है, कितने मार्क्स के क्वेश्चन में कितना लिखना होता है, कैसे लिखना होता है, वो सारी चीज़ें आज हम इस वीडियो में जानने वाले हैं। चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। और उससे पहले वीडियो हम स्टार्ट करें, एक क्वेश्चन मेरे लिए, मैं आपके लिए आपसे पूछना चाहती हूँ, हैव यू कंप्लीटेड योर सिलेबस? क्या आपने अपना सिलेबस कंप्लीट कर लिया है या नहीं? अगर नहीं किया है तो चिंता की कोई बात नहीं है, मैं आपके लिए एक अल्टीमेट सॉल्यूशन लेकर आई हूँ, जहां पर आप अपना इंग्लिश का सिलेबस बिना किसी दिक्कत के कर सकते हैं फॉर 12th क्लास स्टूडेंट्स। देखिए, आपको क्या करना है, हमारे चैनल पर आ जाना है एज यूजुअल। तो यहाँ पर आपको एक प्लेलिस्ट का सेक्शन होता है, वहां पर जाने पर आपको सेकंड नंबर की ये जो प्लेलिस्ट है ना, ये आप देख पा रहे होंगे यहाँ पर, ये वाली प्लेलिस्ट, इस पर आपको जब आप क्लिक करेंगे व्यू फुल प्लेलिस्ट पर, तो आपको यहाँ पर कई सारी वीडियोस मिल जाएंगी। और ये प्लेलिस्ट किस चीज़ की है? ये है आपकी NIOS 12th एग्ज़ाम जो इंग्लिश का है, उससे रिलेटेड जितने भी सिलेबस में आपके चैप्टर्स हैं वो सारे मैंने यहाँ पर सॉल्व करवाए हुए हैं। ना सिर्फ चैप्टर्स, मैंने ग्रामर पोर्शन भी आपका कंप्लीटली सॉल्व करवाया हुआ है। ये देखिए आपकी वीडियो है। आपको आराम से पहले ये वीडियोस देख लेनी है, ज़्यादा वीडियोस नहीं है, 20 वीडियोस हैं, जिसमें से कि 17 आपकी जो चैप्टर्स है उसकी वीडियोस हैं, और 3 आपकी एक ग्रामर वीडियो है जो आप यहाँ पर देख पा रहे हो। और उसके बाद आपकी 2 वीडियोस हैं आपका जो PYQ है उससे रिलेटेड। ठीक है, यहाँ पर आप देखिए, ये जो वीडियो है ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, फिर उसके बाद ये और बाकी जितनी भी वीडियोस हैं ये आपकी हैं नए सिलेबस की वीडियो, यानी कि जो आपका न्यू सिलेबस है सारा मैंने कंप्लीट करवाया हुआ है। आपको कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, ये वाली जितनी भी पूरी प्लेलिस्ट है ना वो आप कंप्लीटली इसको देख लीजिए, आपका आराम से हो जाएगा। और ना सिर्फ मैंने आपके चैप्टर रिलेटेड, मैंने मॉड्यूल के हिसाब से भी, जैसे मॉड्यूल A मैंने करवाया हुआ है, जितने भी उसमें लेसन थे वो सारे मैंने करवा दिए हैं, तो आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। आपका पेपर आप अटेम्प्ट करेंगे इस प्लेलिस्ट को देख के तो आराम से हो जाएगा। लेट्स गेट बैक टू द वीडियो। तो अब हम अपना चलते हैं हमारे जो पूरा पेपर है उसकी तरफ। दिस इज योर क्वेश्चन पेपर, जिसमें कि आपके 39 क्वेश्चंस रहने वाले हैं और 12 पेजेस हैं। ऑब्वियसली यहाँ पर रोल नंबर दिया हुआ है, ठीक है, ये कोड नंबर है, और यहाँ पर इंग्लिश 302 फॉर 12th क्लास। अब नीचे डे एंड डेट ऑफ एग्जामिनेशन, सिग्नेचर ऑफ इन्विजिलेटर्स, ये सब आप देख लेंगे। कुछ जनरल इंस्ट्रक्शंस देते हैं ये लोग, और उसके बाद हमारा मेन पेपर यहाँ से स्टार्ट है, जो आपका 3 घंटे का होने वाला है और 100 मार्क्स का ये पेपर रहने वाला है। ठीक है, 39 क्वेश्चंस को इन्होंने सेक्शंस में डिवाइड किया है, तो हम वो सब देखेंगे कैसे आपको सॉल्व करना है, कैसे क्या करना है। हमारा सबसे पहला पार्ट जो आ जाता है वो है पार्ट A। अच्छा, मैं आपको रिकमेंड करूँगी कि आप जब भी चैप्टर्स पढ़े ना, तो उनके साथ उनके पोएट है, जैसे अगर पोएम है तो पोएम के पोएट का नाम याद कर लेना, पोएम का नाम याद कर लेना। ठीक है, अगर कोई चैप्टर पढ़ रहे हो तो उसका, अगर कोई इम्पोर्टेंट चैप्टर है वो मैं आपको आगे बता भी दूंगी, तो उसके साथ साथ उसका जो भी ऑथर है ना उसका भी नाम याद कर लेना, क्योंकि आप देख पा रहे होंगे यहाँ पर क्वेश्चन नंबर फर्स्ट जो है वो आपका ऐसे ही कुछ दिया हुआ है। सो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। सबसे पहले हम करेंगे सेक्शन A, प्रेस्क्राइब्ड टेक्स्ट। ठीक है,
सो फर्स्ट क्वेश्चन में आपको क्या करना है, करेक्ट ऑल्टरनेटिव्स, यानी कि आपको पता है बाइफर्केशन के बाद आपका जो सिलेबस है वो आपका बहुत सारे पार्ट्स में डिवाइड कर दिया गया है और सेक्शंस में डिवाइड कर दिया गया है। पहले जो क्वेश्चंस आते थे वो आपके स्टार्टिंग जो होती थी वो होती थी पैसेज से, ठीक है, लेकिन अब इन्होंने एमसीक्यू टाइप आपका जो है वो पेपर बना दिया है। इससे आप आराम से अपने लिए 70 to 80% जो है बिना पढ़े भी आप कर सकते हो, बट आई वुड रेकमेंड कि आप प्लीज़ प्लेलिस्ट चेक कर लीजिए, अच्छे से देख लीजिए, उसके बाद आपको ये पेपर कुछ भी नहीं लगेगा, बहुत इजी पेपर है, जस्ट लाइक अ केक वॉक, ठीक है। चलिए, सो इसमें फर्स्ट क्वेश्चन में करना है करेक्ट ऑल्टरनेटिव चूज करना है, ठीक है, मतलब एमसीक्यू टाइप क्वेश्चन है, फर्स्ट पार्ट है। अब इनमें कोई चॉइस नहीं दी है, मतलब इन दोनों क्वेश्चन को ही करना है हमें। हु इज द पोएट ऑफ द पोएम माई ग्रैंड मदर्स हाउस? अगर आपने ये पोएम पढ़ी होगी सो आपको पता होगा कि इसका जो पोएट है वो है कमला दास, ठीक है। सो इसका आंसर हो जाएगा कमला दास। ये 2 नंबर का क्वेश्चन है, यानी 1 मार्क्स इसके लिए और 1 मार्क्स यहाँ पर मिलेंगे आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द प्राइमरी थीम ऑफ द पोएम वेयर द माइंड इज विदाउट फियर? अब इसका भी आपको पोएट का नाम पता होना चाहिए, जो है रविंद्रनाथ टैगोर, ठीक है, काफी इंपॉर्टेंट पोएम है ये आपकी, रविंद्रनाथ टैगोर वेयर द माइंड इज विदाउट फियर, जहां पर वो बताते हैं कि हमें एक ऐसे नेशन की स्थापना करनी है जिसमें कि सभी लोग मतलब अच्छे से जिए, ठीक है, जहां पर शिक्षा हो, सब कुछ हो, और हमें अपनी आज़ादी के लिए ऐसे दोबारा लड़ाई ना करनी पड़े। सो इसमें हमें क्या प्राइमरी थीम देखने को मिलती है, द स्ट्रगल ऑफ फॉर इंडिपेंडेंस, यानी आज़ादी के लिए किस तरीके से हमने स्ट्रगल किया है और उसको हमें कैसे बनाए रखना है अपनी आज़ादी को, वो सब हमें वेयर द माइंड इज विदाउट फियर में देखने को मिलता है। चलिए आगे बढ़े। आई होप आपको फर्स्ट क्वेश्चन अच्छे से समझ आ गया होगा। अच्छा, हम बात कर लेते हैं कि अगर आपको इसका पूरा का पीडीएफ चाहिए, ठीक है, आंसर्स और आपका क्वेश्चन पेपर का पीडीएफ आपको मिल जाएगा हमारे टेलीग्राम ग्रुप जिसका नाम है टीएच क्लासेस। वहां पर आप जाइए और आपको ज्वाइन करेंगे तो अपने आप आपको इसका पीडीएफ मिल जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है सेकंड, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। कुछ क्वेश्चन दिए हुए हैं, 3 नंबर का है ये, 1-1 मार्क्स की क्वेश्चन है, ठीक है। सो उस पे 1-1 मार्क्स के हिसाब से ही हमें लिखना है। फर्स्ट क्वेश्चन दिया है, व्हाई माइट द स्पीकर बिलीव दैट द सेकंड रोड हैज द बेटर क्लेम? अब ये आपका दिया गया है द रोड नॉट टेकन, ठीक है, ये आपकी पोएम है जिसको लिखा है रॉबर्ट फ्रॉस्ट ने। तो इसमें ना जो स्पीकर होता है, मतलब जो पोएट है, वो कह रहा है कि मैं सेकंड रोड, मतलब उसके पास 2 रास्ते होते हैं, एक रास्ता जिसमें बहुत कम लोग जा रहे होते हैं और दूसरा रास्ता ऐसा होता है जिसपे सभी लोगों ने ट्रैवल किया हुआ होता है। तो जो स्पीकर होता है वो सेकंड रोड प्रेफर करता है जहां पर बहुत कम लोग गए हुए होते हैं या बहुत कम लोग जाते हैं। तो वो एक बेटर क्लेम कैसे था, मतलब वो एक बेहतर रास्ता कैसे था? सो ये इसका आंसर आपको बताना है। इसका आंसर ये रहा, इन रॉबर्ट फ्रॉस्ट द रोड नॉट टेकन द स्पीकर बिलीव्स द सेकंड रोड हैज द बेटर क्लेम बिकॉज इट अपीयर्स लेस ट्रेवल्ड, क्योंकि उसको ये लगता है कि यहाँ पर बहुत कम लोगों ने ट्रैवल किया होगा, इसलिए वो रास्ता काफी कम ट्रैवल्ड जो है वो दिखाई देता है। बीइंग ग्रासी एंड वांटेड वेयर सजेस्टिंग लेस ट्रोडन पाथ, यानी कि वहां पर ना ज्यादा घास होती है ना ही पैरों के ज्यादा निशान होते हैं, तो इसीलिए उसको ये लगता है कि ये काफी लेस ट्रोडन पाथ है, यानी यहाँ पर बहुत कम लोग गए हुए होंगे और मुझे इस रास्ते को पर जाकर देखना चाहिए। बेसिकली ये जो पूरी पोएम है ये एक थीम सजेस्ट करती है कि कैसे इंसान के पास 2 रास्ते, हमेशा ऐसा मोड़ आता है जिंदगी में जहाँ पर उसके पास 2 या 3 रास्ते होते हैं जिसमें से उसे अपने लिए बेटर रास्ता चुनना होता है, ना कि वो रास्ता जिससे लोग पहले भी गुजर चुके हैं, या फिर जैसे हम जैसे फॉर एग्जांपल आप 12th क्लास में हो, ठीक है, अभी आपके पास जब आप 12th पास करेंगे तो आपके पास आप एक ऐसे मोड़ पे आ जाओगे जब आपको एक करियर चूज करना होगा। आपको बहुत से ऐसे लोग मिल जाएंगे जो आपको सजेस्ट करेंगे कि आप ये करियर चूज करो, फॉर एग्जांपल डॉक्टर बनो या कुछ भी। तो
आपको बहुत से लोग ऐसे मिल जाते हैं जहाँ पर वो लोग कहते हैं कि ये रास्ता अच्छा है क्योंकि हम इस रास्ते से गुजर चुके हैं, लेकिन उस समय पे आपको अपने लिए अपना एक स्टेप उठाना होता है, अपने लिए आगे बढ़ना होता है, ऐसे रास्ते को चुनना होता है जहाँ पर आप कंफर्टेबल फील करें और ज़रूरी नहीं वहाँ पर बहुत से लोग पहले भी गए हुए हों। सो दिस वाज ऑल योर थीम ऑफ द पोएम द रोड नॉट टेकन। ठीक है, आई होप आप समझ गए होंगे। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखें इसी का, व्हाट इज द पर्पस और ऑफ द पेजेंट्स बजिंग द नेम ऑफ गॉड। अब आपने अगर पोयम पढ़ी हो तो उसमें हम पढ़ते क्या है कि जो पेजेंट्स होते हैं, मतलब जो आसपास के किसान या छोटे उनके जो जैसे ऑथर की मदर को जब अ, वो डस्ट लेता है, डंक मारता है, तो वो लोग क्या नाम लेते हैं, बार बार वो भगवान का नाम ले रहे होते हैं और उसकी मदर को कहते हैं कि तुमने कुछ ना कुछ बेसिकली कुछ ना कुछ ऐसा काम किया होगा जिसकी वजह से जो इविल वन है वो तुम्हें, इविल वन कौन, जो स्कॉर्पियन था, स्कॉर्पियन आपको पता होगा बिच्छू, तो उसने उसकी मदर को डसा था। ठीक है, सलमान रशीद आई थिंक कुछ इसी पोएम के पोएट का नाम है, आई डोंट रिमेम्बर राइट नाउ, बट आपको मुझे ना कमेंट में बताना है कि जो ये वाली पोएम थी उसका कौन पोएट है। सो टू ट्राई एंड पैरालाइज द इविल वन, वो लोग बार बार भगवान का नाम क्यों ले रहे थे, ताकि वो पैरालाइज कर सके इविल वन को, यानी स्कॉर्पियन को। वो चाहते थे कि बिच्छू जो है अगर हम भगवान का नाम लेंगे तो वो पैरालाइज हो जाएगा एंड प्रिवेंट द वेनम फ्रॉम स्प्रेडिंग फर्दर इनटू मदर्स बॉडी, यानी कि और जो ओथर की माँ है उसके बॉडी में, पूरी बॉडी में आगे तक जहर ना फैले, उसलिए भी वो लोग बार बार भगवान का नाम ले रहे थे। बट ये सब एक तरह से अंधविश्वास ही था। नेक्स्ट थर्ड क्वेश्चन, व्हाट डज द फ्रेज द माइंड इज विदाउट फियर सजेस्ट अबाउट द स्टेट ऑफ माइंड इन द आइडियल वर्ल्ड डिस्क्राइब्ड। यानी कि ये जो फ्रेज है द माइंड इज विदाउट फियर, मतलब ऐसा दिमाग जहाँ पर कोई डर ना हो, जिसको कोई डर ना हो, ये एक स्टेट ऑफ माइंड, मतलब जो आइडियल वर्ल्ड, जो एक आदर्श समाज, आदर्श विश्व बताया गया है इस पोयम में, वो कैसे उन लोगों की दिमागी स्थिति को या उनके स्टेट ऑफ माइंड को डिस्क्राइब करती है, कैसा उनका दिमाग होगा उस समय पर जहाँ पर उनके दिमाग को कोई डर ना हो। इट सजेस्ट दैट इंडिविजुअल्स आर कम्प्लीटली फ्री फ्रॉम एंग्जाइटीज एंड एप्रीहेंशंस, यानी कि वो ऐसा दिमाग बताते हैं, मतलब अगर हम ऐसे वर्ल्ड में पहुंचते हैं जो आइडियल हो, वहाँ पर इंडिविजुअल्स का, मतलब लोगों का दिमाग बिल्कुल फ्री होगा, एंग्जाइटी बिल्कुल, चिंता से मुक्त होगा, ठीक है, एप्रीहेंशन से मुक्त होगा, ऑल्सो सोसाइटल प्रेशर्स दैट माइट इनहिबिट देयर थॉट्स एंड एक्शंस अलाउइंग देम टू थिंक एंड एक्सप्रेस देमसेल्व्स ओपनली एंड कॉन्फिडेंटली, यानी कि उनको एक तरीके से सोसाइटी का कोई प्रेशर नहीं होगा, ठीक है, वो अपने एक्शंस और अपने जो थॉट्स हैं उन पर उनका खुद का कंट्रोल होगा, वो खुद सोच सकते हैं, खुद को एक्सप्रेस कर सकते हैं ओपनली और कॉन्फिडेंटली, यानी विश्वास के साथ, मतलब उनका दिमाग ऐसा होगा जो वो खुद करना चाहते हैं वो लोग वो कर सकते हैं, उनके ऊपर सोसाइटी समाज का प्रेशर नहीं होगा। ठीक है, ये इस पोएम के जो फ्रेज है वो बताता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, रीड द टेक्स्ट केयरफुली एंड आइडेंटिफाई द ट्रू एंड फॉल्स सेंटेंस। तो आपको इसमें क्या करना है, एक ये पूरा एक तरीके से पैरा दे दिया गया है, 3 नंबर का ये क्वेश्चन है, एक एक मार्क्स के नीचे आपके क्वेश्चन दिए गए हैं, आपको ये पूरा पैरा पढ़ना है। उसके बाद आपको ये जो लाइंस दी गई है ना, उनको बताना है कि ये ट्रू है या फॉल्स है। ठीक है, सो पढ़ते हैं, द मैसेज मस्ट बी टेलर्ड फॉर डिफरेंट ग्रुप्स इन ऑर्डर टू इनेबल देम टू अंडरस्टैंड एंड पास ऑन द मैसेज। तो ये जो मैसेज है ना उसको टेलर करना चाहिए, मतलब काट पीट के, मतलब एक तरीके से अलग अलग ग्रुप्स को, अलग अलग सोसाइटी में अलग अलग जो ग्रुप्स होते हैं उनको डिस्ट्रीब्यूट करना चाहिए ताकि वो अच्छे से समझ सके और इस मैसेज को पास ऑन कर सके। ये मैसेज क्या है कि एड्स किस तरीके से जो है मतलब क्या होता है एड्स, और एड्स जो है वो बॉडी को किस तरीके से इफेक्ट करता है, वगैरह वगैरह। यूनेस्को बिलीव्स दैट बाय disseminating information to हेल्प पीपल अंडरस्टैंड व्हाट एड्स डज टू द बॉडी, यानी यूनेस्को ये बिलीव करता है, यूनेस्को ये विश्वास रखता है कि अगर हम, डिसएमिनेटिंग का मतलब होता है बांटना, ठीक है, इन्फॉर्मेशन को अगर हम बांटेंगे लोगों
को, तो लोगों को आसानी मिलेगी एड्स को समझने में कि एड्स हमारी बॉडी के साथ करता क्या है. इट इज़ इम्पॉर्टेंट नॉट टू हैव नेगेटिव कैंपेन्स एज दीज ऑफन लीड टू स्टिग्मेटाइजेशन एंड डिस्क्रिमिनेशन. और ये यूनेस्को ये भी चाहता है कि नेगेटिव कैंपेन्स ना हो, ठीक है, नकारात्मक एक तरीके से कैंपेन ना किए जाएं. इससे क्या होगा, स्टिग्मा होता है एक तरीके से कलंक, ठीक है, मतलब लोग एड्स को एक कलंक या छूत छात की नज़रों से ना देखें. डिस्क्रिमिनेशन यानी भेदभाव, ठीक है, एड्स जिसको हो गया है उसको उसके साथ भेदभाव ना किया जाए. सो चलिए अब इसके क्वेश्चन के आंसर करते हैं. यूनेस्को बिलीव्स टेलरिंग मैसेज फॉर डिफरेंट ग्रुप्स इज इम्पॉर्टेंट टू इनेबल देम टू अंडरस्टैंड एंड पास ऑन द मैसेज. अभी हमने यहाँ पर पढ़ा कि हाँ वो टेलर होना चाहिए, है ना, और यूनेस्को भी यही चाहता है, तो ये ट्रू हो जाएगा. अंडरस्टैंडिंग व्हाट एड्स डज टू द बॉडी डजंट हेल्प रिड्यूस मिसकंसेप्शंस बाय प्रोवाइडिंग फैक्चुअल इंफॉर्मेशन दैट क्लैरिफाइज द नेचर ऑफ द डिसीज. अब देखो यहाँ पर ये बोला गया है कि अगर हम एड्स को समझ सकते हैं, एड्स को समझ जाते हैं कि वो हमारी बॉडी में क्या करता है, फिर भी हम ये जो मिसकंसेप्शंस है, लोगों के दिमाग में गलत गलत जो बातें डाली गई हैं पहले से ही, उसको हम नहीं ठीक कर सकते. लेकिन ये गलत है, ये फॉल्स है. क्यों? क्योंकि यहाँ पर बोला था कि यूनेस्को ये चाहता है कि अगर हम इंफॉर्मेशन डिसेमिनेट करेंगे लोगों तक, तो एड्स क्या करता है हमारी बॉडी में, इस तरीके से जो स्टिग्मा उनके दिमाग में बना गया है वो हट सकता है. सो ये फॉल्स हो जाएगा. नेक्स्ट क्वेश्चन. इफेक्टिव कम्युनिकेशन प्लेज अ रोल इन कॉम्बैटिंग द स्प्रेड ऑफ एड्स बाय इंश्योरिंग एक्यूरेट इंफॉर्मेशन इज शेयर्ड विच कैन चेंज परसेप्शंस एंड बिहेवियर्स. तो ये बिल्कुल सही है, ट्रू हो जाएगा. क्या बोला गया है कि अगर हम एक इफेक्टिव कम्युनिकेशन करते हैं, मतलब ऐसी बातचीत जिसमें कि हम एड्स के बारे में बात भी कर सकें, तो हम एड्स के बारे में अच्छी और सही इंफॉर्मेशन लोगों तक पहुंचा सकते हैं, और जिससे कि लोगों के परसेप्शन, सोचने का तरीका और इसके उनके बिहेवियर्स बदलेंगे. तो ये बिल्कुल सही हो जाएगा. ठीक है. नेक्स्ट क्वेश्चन है मैच द कॉलम इन रेफरेंस टू आई मस्ट नो द ट्रुथ. अब ये आपने चैप्टर पढ़ा होगा, अगर अपने प्लेलिस्ट देखी है तो आपको ये क्वेश्चन बहुत इजी लगेगा. 4 नंबर का है. आई मस्ट नो द ट्रुथ में आपको बेसिकली यहाँ पर कुछ कैरेक्टर्स दिए गए हैं और उनके कुछ बिहेवियर दिए गए हैं. आपको इनमें क्या करना है, मैच करना है बस. द मदर, आराधना, सिम्मी, द ग्रैंड मदर, ठीक है, ये सभी कैरेक्टर्स थे. वॉज अबाउट टू परफॉर्म एट हर स्कूल एनुअल शो. तो स्कूल के एनुअल शो में कौन परफॉर्म करने वाला था, आराधना, ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा इस तरीके से आराधना. फिर उसके बाद एक्सप्रेस्ड हर डीप लव एंड कमिटमेंट टू हर डॉटर. उसके बाद लास्ट में जब आराधना को पता चलता है कि वो अडॉप्टेड है, तो वो काफी ज्यादा दुखी हो जाती है और वो जाकर छिप जाती है. जब उसकी माँ उससे मिलती है तो वो काफी ज्यादा उसे डीप लव, मतलब कि अपना गहरा प्यार और अपनी डॉटर के प्रति कमिटमेंट वो दिखाती है. सो इसका आंसर हो जाएगा द मदर. नेक्स्ट है एक्सप्रेस्ड हर प्राइड इन आराधना's अचीवमेंट. आराधना की अचीवमेंट में एक बहुत बड़ा गर्व का जो एक पात्र होता है, वो किसने एक्सप्रेस किया था, वो किया था द ग्रैंड मदर यानी दादी माँ ने. सिम्मी लास्ट रह गया, तो इसका आंसर ये वाला हो जाएगा, जो कि रिट्रीव करने जाती है गिफ्ट को जो उनके फादर की तरफ से था. ठीक है, मतलब सिम्मी जो है वो अपने फादर की तरफ से गिफ्ट लेने जाती है जो उनको आराधना को देना था. सो दिस वाज ऑल. अब देखो पेपर में आप कैसे लिखोगे, पेपर में इसको पूरा मत लिखने लग जाना. अब क्या करना है आपको, फर्स्ट वाले का आंसर क्या निकाला हमने, बी था, तो फर्स्ट वाले का आंसर बी. इफ यू वांट यू कैन राइट इट होल, मतलब अगर आपके पास टाइम है. फिर उसके बाद सेकंड का आंसर क्या हो जाएगा, सेकंड का आंसर हो जाएगा ए. ठीक है, फिर थर्ड का आंसर क्या हो जाएगा, थर्ड का आंसर था हमारा डी, और लास्ट में हमारा फोर्थ बचता है जिसका आंसर था सी. सो आपको इस तरीके से इसको लिखना है. उम्मीद करती हूँ आपको समझ आ गया होगा. नेक्स्ट क्वेश्चन करें तो आपको इसमें क्या करना है, चूज करना है करेक्ट अल्टरनेटिव. वही आपका जो एमसीक्यू टाइप होता है. व्हाट डज जेरार्ड क्लेम इन हिज बैग, यानी जेरार्ड वाला जो हमने चैप्टर पढ़ा था उसमें वो क्या क्या कहता है कि उसके बैग में क्या है या क्या था, मनी, ज्वेल्स, डिस्गाइज आउटफिट या इम्पोर्टेंट इन डॉक्यूमेंट्स. तो इसका आंसर है डी, इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट्स थे उसके बैग में. ये एक एक मार्क्स के हैं. व्हाट हेल्प्ड वेद टू एडजस्ट टू हिज ब्लाइंडनेस, यानी ये जो वेद था ना,
माई चाइल्ड विल नॉट बी अ बेगर। सो इस वाले चैप्टर में से है ये। वेद जो था उसको मतलब किस चीज ने हेल्प करी अपनी अंधेपन में एडजस्ट करने में। हिज अदर सेंसेस बिकेम मोर acute, ही रीगेन पार्शियल साइट, ही लर्न टू रीड ब्रेल इमीडिएटली, या फिर ही हैड अ पर्सनल ट्यूटर। तो इसका आंसर आ जाएगा ए, हिज अदर सेंसेस बिकेम मोर acute। यानी जब वो अंधा हो रहा था तो उस समय पे उसकी जो दूसरी सेंसेस थी, ठीक है, सुनने की, बोलने की, बाकी सारी, तो वो सारी जो थी ज़्यादा अक्यूट हो गई और भी ज़्यादा अच्छे से उसी चीज़ें आने लगी बाकी सेंसेस से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बेसिकली ये सेक्शन बी स्टार्ट हो रहा है। नॉन प्रेस्क्राइब्ड टेक्स्ट है यहाँ पर। अब आपको क्या करना है, कुछ ये पैसेज दिया हुआ है, इसको अच्छे से पढ़ना है। नंबर 6 और 7 जो क्वेश्चन है वो आपको यहाँ से कंप्लीट करना है, ठीक है। सो यहाँ पर पहले हम पैसेज पढ़ते हैं। आपको क्या करना है, पेपर में पहले आपको क्वेश्चन पढ़ने हैं, ठीक है। क्वेश्चन अगर आप पढ़ लेते हैं तो आपको ये पता रहता है कि हमें आखिर आंसर में ढूंढना क्या है। तो आप पहले क्वेश्चन पढ़ेंगे, उसके बाद आप जाएंगे पैसेज की ओर, ठीक है। चलिए, द ग्रेटेस्ट एनिमी ऑफ मैनकाइंड एज पीपल हैव डिस्कवर्ड इज नॉट साइंस बट वॉर। तो यहाँ पर क्या बोला जा रहा है कि जो लोगों ने ढूंढा है अब तक कि इंसान का सबसे बड़ा शत्रु क्या होता है, वो होता है वो साइंस नहीं है, वो है वॉर। वॉर यानी लड़ाइयाँ जो होती हैं, विश्व युद्ध वगैरह वगैरह। साइंस merely reflects the social forces by which it is surrounded। साइंस तो बहुत कम अपने सोशल फोर्सेस को दिखाता है जो उससे ढका हुआ है। इट इज फाउंड दैट देयर इज पीस, मतलब ये हमें मिला है कि साइंस में हमें शांति मिलती है। साइंस इज कंस्ट्रक्टिव। साइंस जो है वो क्या है, कंस्ट्रक्टिव है, मतलब किसी चीज को बनाने के लिए है। व्हेन देयर इज वॉर साइंस इज परवर्टेड टू डिस्ट्रक्टिव एंड्स। लेकिन अगर हम वॉर में साइंस को इस्तेमाल करते हैं, वॉर में साइंस को इस्तेमाल करने का क्या मतलब है, जब हम इस तरीके से जो एटम बम होते हैं वो हम बनाते हैं, वो किसकी वजह से बनाते हैं, हम साइंस की वजह से बनाते हैं। तो जब हम साइंस को वॉर में इस्तेमाल करते हैं वो काफी ज्यादा विनाशकारी साबित हो जाता है। द वेपन्स विच साइंस गिव्स अस डोंट नेसेसरली क्रिएट वॉर, दीज मेक वॉर इंक्रीजिंगली मोर टेरिबल। और जो वेपन हमें साइंस देता है वो मतलब जरूरी नहीं कि वॉर क्रिएट करे, लेकिन वो वॉर को बहुत ज्यादा टेरिबल बना देता है। टेरिबल यानी बहुत ज्यादा खतरनाक, ठीक है। अंटिल नाउ इट हैज ब्रॉट अस टू द डोर स्टेप ऑफ डूम। अब तक ये हमें डोर स्टेप ऑफ डूम का मतलब है इस तरीके के आप कह सकते हो कि विनाश की तरफ लेकर आ गया है। आर मेन प्रॉब्लम देयरफॉर इज नॉट टू कर्ब साइंस बट टू स्टॉप वॉर। और हमारी मेन प्रॉब्लम ये नहीं है कि हम साइंस को रोकें, बट हमारी ये मेन प्रॉब्लम है कि हम वॉर को रोकें। दिस इज अ जॉब इन विच एवरीबडी मस्ट पार्टिसिपेट इंक्लूडिंग द साइंटिस्ट। और ये एक ऐसी जॉब है जिसमें सभी को पार्टिसिपेट करना चाहिए, जिसमें साइंटिस्ट भी आते हैं। बट द बॉम्ब ऑफ हिरोशिमा सडनली वोक अप टू द फैक्ट दैट वी हैव वेरी लिटिल टाइम। लेकिन जो हिरोशिमा, आपको पता है हिरोशिमा नागासाकी पे जो बॉम्ब पड़ा था, तो वो ये दिखाता है कि हमारे पास बहुत कम टाइम है साइंस को इस तरीके से डिस्ट्रक्टिव एंड्स तक पहुंचने के लिए। द आवर इज लेट एंड आवर वर्क हैज स्कार्सली बिगन। जो घंटे हैं यानी कि जो हमारे इसे रोकने का जो टाइम है वो हम काफ़ी लेट हो चुके हैं, और जो वर्क है वो काफ़ी मतलब हमने अभी तक स्टार्ट भी नहीं किया है इसे रोकने का, ठीक है। नाउ वी आर फेस टू फेस विद दिस अर्जेंट क्वेश्चन। और अब हम इस अर्जेंट क्वेश्चन, इस बहुत ज़रूरी क्वेश्चन के आगे आ चुके हैं, फेस टू फेस हो चुके हैं। कैन एजुकेशन एंड टॉलरेंस, अंडरस्टैंडिंग एंड क्रिएटिव इंटेलिजेंस रन फास्ट इनफ टू कीप अस अब्रेस्ट विद आवर ओन माउंटिंग कैपेसिटी टू डिस्ट्रॉय। क्या एजुकेशन और टॉलरेंस, ठीक है, हमारा क्रिएटिव इंटेलिजेंस को समझना, एआई वगैरह को समझना, ये सब हमें हमारे ही एंड तक नहीं लेके जाते हैं, ठीक है। हमें ही खुद को, हम अपने आप को ही डिस्ट्रॉय करने के साधन नहीं ढूंढ रहे हैं। दैट इज द क्वेश्चन विच we will have to answer one way or the other in this generation. Science must help us in finding the answer, but ultimately the main decisions lies within ourselves, ठीक है। मतलब हमें इस क्वेश्चन की तरफ ध्यान देना चाहिए कि एजुकेशन या टॉलरेंस क्या मतलब एक क्रिएटिव इंटेलिजेंस को समझना हमारे लिए क्या कर सकता है। और इसके अलावा हमें इसमें इस आंसर को ढूंढने में हमें साइंस की मदद चाहिए होगी, और ये हमारी जो मेन डिसीजन है वो हमारे अंदर ही लाई करता है कि हम ये करना भी चाहते हैं या नहीं। सो अब बढ़ते हैं हमारे क्वेश्चन की ओर। तो अभी इसमें क्या बोला था कि
डैश इज कंसिडर्ड एज द ग्रेटेस्ट एनिमी ऑफ मैनकाइंड। हमारा मैनकाइंड में मतलब सबसे बड़ा द ग्रेटेस्ट एनिमी ऑफ मैनकाइंड एज पीपल हैव डिस्कवर्ड इज नॉट साइंस। बहुत सारे बच्चे यहाँ पर साइंस लिख कर आएंगे, लेकिन साइंस गलत है। साइंस नहीं है हमारा मेन जो आप कह सकते हो ग्रेटेस्ट जो एनिमी है, हमारा दुश्मन है, वो है वॉर। ठीक है, तो वॉर इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है साइंस नीड्स टू बी डायरेक्टेड टुवर्ड्स डैश पर्पसेस, यानी साइंस को हमें कौन से पर्पस की तरफ ले जाना होगा। आपने यहाँ पर पढ़ा था साइंस जो है वो कंस्ट्रक्टिव है, लेकिन जब वॉर होती है तो ये हमें हमारे डिस्ट्रक्टिव एंड्स तक ले जाता है, मतलब विनाशकारी अंत तक ले जा सकता है। तो इसीलिए हमें इसे कंस्ट्रक्टिव पर्पसेस में लगाना चाहिए। सो इसका आंसर हो जाएगा कंस्ट्रक्टिव purposes। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, आवर मेन प्रॉब्लम इज नॉट टू कर्ब डैश बट टू अबॉलिश वॉर। अब यहाँ पर देखो हमारा मेन प्रॉब्लम नॉट टू कर्ब क्या था आगे, साइंस, बट टू स्टॉप, स्टॉप और अबॉलिश एक ही है। ठीक है, तो साइंस यहाँ पर आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको बनता है चूज द करेक्ट ऑल्टरनेटिव्स। हमारा इसमें हमें एमसीक्यू टाइप क्वेश्चन है। व्हाट इज आइडेंटिफाइड एज द मेन प्रॉब्लम इन द पैसेज। हमारे लिए इस पैसेज में मेन प्रॉब्लम क्या थी, एडवांसिंग साइंस, डेवलपिंग न्यू वेपन, स्टॉपिंग वॉर या इंक्रीजिंग साइंटिफिक फंडिंग। तो हमने देखा इसमें मेन प्रॉब्लम थी वॉर को स्टॉप करना, है ना। उसमें क्या बोला गया है कि अगर हम साइंस में इसी तरीके से एडवांसमेंट दिखाएंगे और वॉर को स्टॉप नहीं करेंगे तो हमारा विनाश निश्चित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द एक्सप्रेशन ब्रिंग टू द डोरस्टेप ऑफ डूम मीन्स कि हमें एक तरीके से डूम हमारे विनाश की तरफ ये ले जाता है और हमें विनाश की तरफ, विनाश के दरवाजे हमारे लिए खोल रहा है। सो ये एक्सप्रेशन क्या दिखाता है, लीड अस टू थ्रेशोल्ड ऑफ न्यू डेस्टिनी, कि हमें भाग्य की ओर ले जाता है, नहीं। इंट्रोड्यूस अस टू एन अनप्रेडिक्टेबल फ्यूचर, की कैसा फ्यूचर की तरफ ले जाता है जहां पर हम कुछ भी प्रेडिक्ट नहीं कर सकते, मतलब हम कुछ भी नहीं पता लगा सकते पहले से। कैरी अस क्लोज टू डेथ एंड डिस्ट्रक्शन, कि ये हमें डेथ मतलब मृत्यु और हमारे विनाश की ओर लेकर जाता है। तो बिल्कुल सही है सी वाला। ठीक है, और नीचे भी देख लो, टेक अस स्टेप बाय स्टेप टू रियून, नहीं ये भी गलत है। स्टेप बाय स्टेप नहीं ले जा रहा, वो एकदम से हमें ले जाकर डूम के आगे मतलब डेथ और डिस्ट्रक्शन के आगे रख रहा है। ऑन माउंटिंग कैपेसिटी टू डिस्ट्रॉय कैन बी केप्ट अंडर कंट्रोल बाय एनकरेजिंग सोशल फोर्सेस, एजुकेशन फॉर ऑल, क्रिएटिविटी एंड इंटेलिजेंस, एजुकेशन, लिबरल थिंकिंग एंड क्रिएटिविटी। तो देखो माउंटेन कैपेसिटी टू डिस्ट्रॉय ये हमने यहाँ पर देखा था, यहाँ पर आवर ओन माउंटिंग कैपेसिटी टू डिस्ट्रॉय, तो इसके लिए क्या था, एजुकेशन, टॉलरेंस, अंडरस्टैंडिंग एंड क्रिएटिव इंटेलिजेंस। ठीक है, तो ये सभी अगर मिलेंगे तो हम इस तरीके से रोक सकते हैं वॉर को। तो इसका आंसर हो जाएगा डी, एजुकेशन, लिबरल थिंकिंग और क्रिएटिविटी। नेक्स्ट क्वेश्चन, 8th क्वेश्चन है। यहाँ पर आपको कुछ पैसेज दिया गया है और नीचे के सेंटेंसेस में आपको ट्रू और फॉल्स सेंटेंस मतलब ट्रू है या फॉल्स है ये बताना है बस। ठीक है, सो पहले हम सेंटेंस पढ़ेंगे। योगा प्राइमरली फोकस ऑन फिजिकल फिटनेस नॉट ऑफर मेंटल हेल्थ बेनिफिट। इसको तो हम वैसे भी बता सकते हैं बिना इसको पढ़े हुए भी, कि योगा सिर्फ फिजिकल फिटनेस पे ध्यान देता है, मेंटल हेल्थ के उसके कोई बेनिफिट नहीं है। तो ये बिल्कुल फॉल्स है। क्यों, क्योंकि हमें योगा जो है वो मेंटल हेल्थ बहुत बेहतर बनाता है हमारी फिजिकल फिटनेस के साथ भी। प्रैक्टिसिंग योगा कैन इम्प्रूव कार्डियोवास्कुलर हेल्थ, कि अगर हम अपने योगा को रोज प्रैक्टिस करते हैं, डेली प्रैक्टिस करते हैं, तो हमारी कार्डियोवास्कुलर यानी कि हमारी जो हार्ट की हेल्थ है वो भी इम्प्रूव होती है। तो ये बिल्कुल ट्रू हो जाएगा। देखो मैंने अभी ये पूरा पैसेज पढ़ा नहीं है, लेकिन मैं अपने थोड़ा सा दिमाग लगा के, ठीक है, अपने थोड़ी कॉमन सेंस लगा के बता सकती हूँ कि योगा क्या करता है क्या नहीं करता। ठीक है, सो अगर आपको भी ऐसा मतलब ऐसे कुछ क्वेश्चन आ जाए या ऐसा पैसेज आ जाए जो आपको पता है कि इसमें क्या हो सकता है क्या नहीं, तो आप इस तरीके से कर सकते हो। ठीक है, योगा इज बेनिफिशियल ओनली फॉर पीपल हु आर ऑलरेडी फिजिकली फिट, कि योगा सिर्फ उन लोगों के लिए बेनिफिशियल होता है, उन लोगों को ही लाभ देगा जो पहले से फिट है। लेकिन ये गलत है, क्योंकि योगा वो लोग भी करते हैं जो कि फिजिकली फिट नहीं हो। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो बीमार होते हैं, जो अपने आप को दोबारा ठीक करना चाहते हैं, तो वो योगा का सहारा लेते हैं। तो ये फॉल्स हो जाएगा। योगा कैन एड इन वेट मैनेजमेंट बाय इंक्रीजिंग मेटाबॉलिज्म, कि योगा जो है ना वो हमारे वेट मैनेजमेंट में मदद करता है हमारे मेटाबॉलिज्म को बढ़ाकर। तो ये बिल्कुल ट्रू है, हम अपना वेट मैनेज कर सकते हैं योगा के सहारे से। योगा इज नॉट रिकमेंडेड फॉर इंडिविजुअल्स विद रेस्पिरेटरी कंडीशंस, कि योगा जो है ना उन लोगों को नहीं मतलब वो क्या बोलते हैं, रेकमेंड किया जाता है जिन जिन लोगों को रेस्पिरेटरी कंडीशंस हो, मतलब जो
काफी ज्यादा जिनको सांस लेने में तकलीफ हो। तो यहाँ पर देखो इसका आंसर साफ साफ लिखा हुआ है, योगा इज इट्स एबिलिटी टू इनहांस रेस्पिरेटरी फंक्शन, यानी कि योगा जो है अगर आप इसको करते हो परफॉर्म, तो इसके पास एक एबिलिटी होती है कि आपकी जो सांस लेने के फंक्शन होते हैं उनको एनहांस करता है। लेकिन यहाँ पर क्या लिखा हुआ है कि ये नहीं रिकमेंड किया जाता है, तो ये बिल्कुल फॉल्स हो जाएगा। नेक्स्ट और लास्ट है इसमें, रेगुलर योगा प्रैक्टिस कैन लीड टू बेटर स्लीप पैटर्न्स, कि अगर हम योगा को रोज करते हैं तो इससे हमारे जो स्लीप पैटर्न्स है वो अच्छे हो जाते हैं। देखो यहाँ पर लिखा हुआ है योगा हेल्प टू रेगुलेट स्लीप पैटर्न्स, तो ये बिल्कुल ट्रू है। ठीक है, आई होप आप समझ गए होंगे। तो आप चाहें तो ये पूरा पैसेज भी पढ़ सकते हैं या फिर आप अपने कॉमन सेंस से भी ये क्वेश्चन को कर सकते हैं। नेक्स्ट आता है आपका सेक्शन सी, ग्रामर सेक्शन। यहाँ पर आपका 9th क्वेश्चन है, एक एक मार्क्स के क्वेश्चन दिए हुए हैं भाई। तो फर्स्ट क्वेश्चन है आपका, इसमें क्या करना है, बेसिकली फिल इन द ब्लैंक करना है विद अप्रोप्रिएट फॉर्म ऑफ वर्ब, यानी कि सही फॉर्म ऑफ वर्ब लगानी है। वाटर डैश एट 100 डिग्री सेल्सियस, यानी कि जो, अब देखो इसकी हिंदी करो, पानी जो है वो 100 डिग्री सेल्सियस पर उबलता है। उबलता है, ता है, ते है, ये जो होते हैं ना ता ते ती, इनके लिए पीछे कुछ नहीं करना होता, ये जो बॉयल है उसको ऐसे का ऐसा लिखो और इसके पीछे एस लगा दो, दैट्स इट, दैट्स इट, आपको कुछ नहीं करना है इसमें। ठीक है, जैसे जो ता है, ते, ती आता है, मतलब जहां पर आप हिंदी करोगे ना तो आप समझ जाओगे कि यहाँ पर क्या आएगा। जैसे पानी जो है वो 100 डिग्री सेल्सियस पर उबलता है, उबलता है, तो ये आ गया, मतलब कुछ नहीं करना, एस लगा देना है। अब नेक्स्ट है द पेंटर डैश पेंट द हाउस फॉर 2 days, यानी कि जो पेंटर है वो 2 दिन से घर को रंग रहा है, पेंट कर रहा है, तो 2 दिन से कर रहा है। द पेंटर हैज बीन पेंटिंग, ठीक है, फॉर द हाउस फॉर 2 days, तो ये हैज बीन पेंटिंग आ जाएगा क्योंकि वो अभी भी कर रहा है, वो कर रहा है मतलब 2 दिन से, तो इसीलिए फॉर आ गया ना, यहाँ पर देखो फॉर आ गया तो इसका मतलब वो अभी भी काम चल रहा होगा, तो इसलिए हैज बीन पेंटिंग हो गया। आई डैश सी राजेश येस्टरडे मॉर्निंग, तो आपको इसमें बताना है क्या आएगा। तो येस्टरडे आ गया यानी कि पिछला दिन, ठीक है, तो मैंने कल सुबह राजेश को देखा था, ठीक है, इट्स अ वेरी सिंपल सेंटेंस। तो इसमें हमें क्या करना है, सी की सेकंड फॉर्म लिखनी है, सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब सी की होती है सो। मैं आपको ना फॉर्म ऑफ वर्ब अपने टेलीग्राम चैनल पर प्रोवाइड करवाऊंगी, वहां पर आप देख लेना, जो इंपॉर्टेंट फॉर्म ऑफ वर्ब हैं जो आती आई हैं एनआईएस में, वही मैं आपको प्रोवाइड करवाऊंगी, उनको आपको प्लीज याद कर लेना है, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट क्योंकि ये क्वेश्चन हर साल आपके पूछे जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है चूज द करेक्ट ऑल्टरनेटिव, इसमें भी आपको एमसीक्यू टाइप क्वेश्चन दिया हुआ है। इन द सेंटेंस टच योर टोज विदाउट बेंडिंग योर नी, बेंडिंग इज अ, यहाँ पर आपको बताना है ये जो टच योर टोज विदाउट बेंडिंग योर नी, कि अपने जो टोज हैं, अपने जो पैरों की उंगलियां हैं उनको छुओ, अपनी नी को, अपनी जो आपका पैर का घुटना होता है उसको बिना बेंड किए हुए, मतलब बेंड यानी बिना मोड़े, ठीक है। तो बेंडिंग यहाँ पर क्या है, देखो बेंड एक यहाँ पर नाउन है, ठीक है, बेंड एक नाउन की तरह काम कर रही है। नाउन में जब हम आईएनजी लगाते हैं ना तो वो क्या बन जाता है, वो बन जाता है जिरंड, वो बन जाता है जिरंड, तो इसका आंसर हो जाएगा ए जिरंड। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंस कंटेन्स अ नॉन फाइनाइट वर्ब, नॉन फाइनाइट वर्ब वो होती हैं जो ऑब्जेक्ट के हिसाब से चेंज नहीं होती हैं। तो यू हैव बीन ड्रीमिंग, तो यू हैव बीन ड्रीमिंग, कौन ड्रीम कर रहा है, यू। ही बिगेन वर्किंग व्हेन ही वाज 14 years old, उसने काम करना स्टार्ट कर दिया था जब वो 14 साल का था, ठीक है, ही बिगेन वर्किंग, सो इसका आंसर हो जाएगा बी। ये मतलब नॉन फाइनाइट वर्ब है यहाँ पर वर्किंग, क्यों, क्योंकि यहाँ पर ये सॉरी यहाँ पर नॉन फाइनाइट वर्ब है बिगेन, ठीक है, जो कि बिगिन की थर्ड फॉर्म होती है, और ये जो है ये ही के हिसाब से चेंज नहीं हो रही है, ही बिगेन वर्किंग जो है वो ही के हिसाब से चेंज हो रही है लेकिन बिगेन नहीं हो रही है। नेक्स्ट क्वेश्चन थर्ड है, इन द सेंटेंस आई फाउंड हिम स्टैंडिंग एट द डोर, स्टैंडिंग फंक्शन एज अ, तो यहाँ पर स्टैंडिंग क्या काम कर रहा है, देखो स्टैंडिंग अगर आप ध्यान से देखोगे, स्टैंड, पहले तो इसका हिंदी करो, आई फाउंड हिम स्टैंडिंग एट द डोर, मैंने उसे देखा जब वो मतलब डोर पे, दरवाजे पर खड़ा था,
तो क्या होगा, तो यहाँ पर स्टैंड स्टैंड एक तरह से यहाँ पर एडजेक्टिव की तरह काम आ रहा है, और एडजेक्टिव में जब आईएनजी लगता है तो वहां पर पार्टिसिपल होता है। सो इसका आंसर हो जाएगा पार्टिसिपल। देखो नाउन में अगर आईएनजी लग रहा है तो जिरंड होगा, अगर एडजेक्टिव के साथ आईएनजी लग रहा है तो वहां पर पार्टिसिपल होगा। इन द सेंटेंस ही डजंट केयर फॉर डांसिंग। डांस क्या है, डांस क्या है, डांस एक नाउन है, नाउन के साथ आईएनजी लगा दिया तो क्या हो गया, नाउन के साथ आईएनजी लग गया तो जिरंट है। और यहाँ पर देखो नॉन फाइनाइट वर्ब इज अ नाउन, एन दिया हुआ है पहले से, ये जो होता है ना ये नाउन के लिए होता है, तो इसीलिए नाउन के साथ आईएनजी लगा दी। ये आप आराम से कर लोगे, नाउन के साथ आईएनजी है, इसका मतलब हमारे लिए साफ बता दिया कि यहाँ पर जिरंट है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन करें। 11th क्वेश्चन है, फिल इन द ब्लैंक्स कर दे विद अप्रोप्रिएट WH क्वेश्चन। तो WH क्वेश्चन कौन कौन से होते हैं, WH में आता है आपका व्हाट, ठीक है, वेयर एंड विच, होम, हुज, एंड एक आता है हाउ। WH फैमिली है ये आपकी, मतलब ग्रामर में। व्हाट का मतलब होता है क्या, वेयर का मतलब होता है कहाँ, ठीक है, एक हु भी होता है, ठीक है, विच का मतलब होता है कौन सा, मतलब जहां पर हमें चॉइस करनी हो, चूज करना हो कुछ। होम का मतलब होता है कौन, ठीक है, ये किसका। हुज का मतलब होता है किसका, ठीक है, किसका। और हाउ का मतलब होता है कैसे। तो यहाँ पर आपको ये कुछ क्वेश्चन दिया हुआ है, इस क्वेश्चन को पूरा फॉर्म करना है, और ये इसका आंसर दिया हुआ है क्वेश्चन का। डैश डिड यू बाय अ बॉक्स ऑफ चॉकलेट्स। तो देखो ये आंसर दिया हुआ है, इस मतलब इस सेंटेंस का आंसर दिया हुआ है, तो इस सेंटेंस का आंसर क्या है, अ बॉक्स ऑफ चॉकलेट्स, मतलब एक चॉकलेट का बॉक्स। अब ये क्या पूछ रहा होगा कि तुमने क्या खरीदा है ना, यही तो पूछ रहा होगा ना, तभी तो आंसर सामने से आया कि मैंने एक चॉकलेट का बॉक्स खरीदा। तो क्या के लिए क्या होता है, व्हाट। ये आप, मैं ये पूरा जिस तरीके से सॉल्व करवा रही हूँ ना, पूरा का पूरा मैं आपको टेलीग्राम पर प्रोवाइड करवा दूंगी, तो आप वहां से प्लीज इसको याद कर लेना। यहाँ पर जो मैंने लिख दिया है सेम एज इट इज आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा। सो व्हाट डिड यू बाय, अ बॉक्स ऑफ चॉकलेट्स, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, डैश ओल्ड इज द बिल्डिंग, मतलब जो बिल्डिंग है वो क्या क्वेश्चन बन रहा होगा, ये आपको बताना है। इट इज अबाउट 200 ईयर्स ओल्ड, कि ये तो भाई 200 साल पुरानी है, मतलब 200 साल हो गए हैं इस बिल्डिंग को। अब देखो हाउ का एक मतलब होता है कितनी, ठीक है, हाउ का एक मतलब कितनी भी बनता है। तो यहाँ पर देखो हाउ ओल्ड इज द बिल्डिंग, यानी कितनी पुरानी है ये बिल्डिंग, ठीक है, हाउ ओल्ड इज द बिल्डिंग, तो यहाँ पर हाउ आ जाएगा। तो इस तरीके से ये सब आप जब याद कर लेंगे तभी आप इन क्वेश्चंस का आंसर, WH क्वेश्चंस आते हैं हर साल, तो प्लीज इनको कर लेना। सेक्शन डी है फंक्शनल राइटिंग स्किल्स का सेक्शन। यहाँ पर आपको 12th क्वेश्चन दिया हुआ है, चूज द करेक्ट ऑल्टरनेटिव, यानी सही ऑल्टरनेटिव बताना है। फंक्शनल राइटिंग क्वेश्चंस, ये फंक्शनल स्किल जो होती हैं, इसमें बेसिकली आपका लेटर से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन पूछ लिया, ठीक है, और जो आपके ग्रामर में नोट मेकिंग होते हैं उससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन पूछ लिया। तो ये बेसिकली इनसे रिलेटेड होता है कि भाई इस पार्ट में क्या किया जाता है ऐसे। तो देखो फर्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ की कंपोनेंट ऑफ द सैल्यूटेशन इन अ फॉर्मल लेटर। यानी कि अगर हम एक फॉर्मल लेटर में सैल्यूटेशन लिख रहे हैं, तो सैल्यूटेशन लिखते समय हमें किन क्या एक की कंपोनेंट को याद रखना चाहिए। क्या हमें जब हम फॉर्मल लेटर लिखते हैं, जैसे मान लीजिए एक फॉर्मल लेटर लिखना है आपको प्रिंसिपल को, तो आप किसको सैल्यूटेशन दोगे, तो आप दोगे प्रिंसिपल को सैल्यूटेशन, है ना। तो आप क्या लिखोगे, डियर सर, डियर सर टू द प्रिंसिपल, ऊपर आप लिखते हो ना टू द प्रिंसिपल, और नीचे यहाँ पर आप लिखते हो डियर सर सब्जेक्ट के बाद, ठीक है। तो ऐसे ही डियर जो ये फर्स्ट नेम है ये नहीं आएगा, क्योंकि ये इनफॉर्मल में भी चलता है, ये इनफॉर्मल में भी चलता है। जब आप अपने ब्रदर को लिख रहे हो डियर ब्रदर, ठीक है, उसके बाद हाय, ये तो बिल्कुल नहीं आएगा, ये तो इनफॉर्मल है, और हेलो भी नहीं आएगा क्योंकि ये भी इनफॉर्मल है। तो हमेशा जो सैल्यूटेशन है वो जिसको हमें देनी है फॉर्मल लेटर में, टू होम इट मे कंसर्न, जिसको भी हमें देनी है उसी को हम उसी का हम जो है पद लिखते हैं, मतलब, ठीक है। नेक्स्ट है, व्हाट इज द प्राइमरी पर्पस ऑफ नोट मेकिंग। नोट मेकिंग आप क्यों करते हैं, उसका क्या पर्पस है, उद्देश्य क्या है। टू मेमोराइज एंड
इन्फॉर्मेशन कि हम इन्फॉर्मेशन को याद कर सकें, इसलिए टू समराइज कंटेंट एंड एड अंडरस्टैंडिंग कि हमें जो कंटेंट हमारे सामने है, कंटेंट हमारे सामने है, उसको हम समझ सकें, उसको हम अच्छे और छोटे उसमें समझ सकें, या फिर एक फाइनल रिपोर्ट तैयार करने के लिए, या फिर टीचर्स को इम्प्रेस करने के लिए। तो इसका आंसर है बी, टू समराइज कंटेंट एंड एड अंडरस्टैंडिंग, यानी अच्छे से बेहतर तरीके से हम समझ सके चीज़ों को। देखो नोट मेकिंग क्या होती है, आपके पास एक बहुत बड़ा, आगे आपका नोट मेकिंग का भी एक क्वेश्चन है। एक बहुत बड़ा आपको एक पैसेज दे दिया, ठीक है, पैसेज देने के बाद आपको क्या करना होता है, इसकी नोट मेकिंग बनानी है। इसकी नोट मेकिंग में आप क्या लिखेंगे, जो मेन टॉपिक्स हैं, मतलब जित मान लीजिए पूरा का पूरा 2-3 पेजेस का एक पूरा पैसेज है, ठीक है, मान लीजिए, और उसको अगर आपको छोटे उसमें शब्दों में लिखना है और ताकि आप समझ सके, समराइज करना है, तो उसी को हम नोट मेकिंग कहते हैं, जो हम 1.5 पेज में या फिर 1 पेज में कंप्लीट कर देंगे। तो इसीलिए इसका आंसर हो जाएगा टू समराइज कंटेंट एंड एड अंडरस्टैंडिंग, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट टोन इज मोस्ट अप्रोप्रिएट फॉर अ फॉर्मल लेटर। एक फॉर्मल लेटर के लिए कौन सी टोन अप्रोप्रिएट होती है, सबसे सही होती है। मतलब टोन का मतलब होता है कि हम किस तरीके से एक फॉर्मल लेटर में बात लिख रहे हैं, ठीक है। कैजुअल एंड फ्रेंडली, अगर एक फॉर्मल लेटर है तो वहां पर क्या हम फ्रेंडली बातें लिखेंगे, नहीं। एक फ्रेंड के साथ या एक ब्रदर या एक मदर, जो हम अपने इनफॉर्मल लेटर में करते हैं वो हम नहीं करेंगे। कैजुअल बातें या फ्रेंडली बातें नहीं करेंगे। सार्कास्टिक एंड ह्यूमरस, मतलब किसी का हम मजाक बना रहे हैं फॉर्मल लेटर में, या किसी से हम ह्यूमर से रिलेटेड कुछ चीज़ें डिस्कस कर रहे हैं, तो ये भी नहीं होगा। प्रोफेशनल एंड रिस्पेक्टफुल, तो ये सही है, ठीक है, कि अगर हम फॉर्मल लेटर लिख रहे हैं तो वहाँ पर हमें प्रोफेशनल अपनी लैंग्वेज रखनी पड़ती है और आदर्शपूर्ण बातें करनी पड़ती है, मतलब सामने वाले की भी हमें रिस्पेक्ट सहित बात करनी होती है। नेक्स्ट एंड फोर्थ क्वेश्चन है, व्हेन समराइजिंग अ टेक्स्ट व्हाट शुड बी द फोकस, यानी कि जब हम किसी भी एक टेक्स्ट को समराइज कर रहे हैं, जैसे यहाँ पर हमने एक टेक्स्ट को समराइज करके नोट मेकिंग बनाई, तो ऐसे ही आपको उस समय पे क्या फोकस में रहना चाहिए। क्या हम यहाँ पर अपने पर्सनल ओपिनियंस लिखेंगे, इसमें हम अपने पर्सनल ओपिनियन ऐड करेंगे, नहीं। मेन आर्ग्यूमेंट्स एंड थीम्स, यस, तो यहाँ पर जो हमारी मेन आर्ग्यूमेंट्स और जो हमारे पैसेज का थीम है वो हम यहाँ पर लिखेंगे जब भी हम किसी भी एक टेक्स्ट को समराइज कर रहे हैं। समराइज का मतलब आपको पता है कि किसी भी चीज़ को छोटे रूप में लिखना। लेंथ ऑफ द समरी, ये भी गलत है। एग्जैक्ट वर्डिंग ऑफ द ओरिजिनल टेक्स्ट, अगर एग्जैक्ट वर्डिंग ही लिखनी है तो फिर वो समरी नहीं कहलाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन 13, इसमें आपको ट्रू एंड फॉल्स बताना है, ठीक है। स्टेटमेंट्स को पढ़ो और उसके बाद ट्रू एंड फॉल्स बताना है। इट इज इम्पॉर्टेंट टू यूज योर ओन वर्ड्स व्हेन टेकिंग नोट्स, कि हम जब भी नोट्स बना रहे हैं तो अपने खुद के शब्दों में लिखें, तो ये बिल्कुल सही है। अ फॉर्मल लेटर शुड ऑलवेज बी रिटन इन अ कन्वर्सेशनल टोन, कि एक फॉर्मल लेटर जब आप लिख रहे हो तो कन्वर्सेशनल टोन, कन्वर्सेशनल मतलब जैसे हम नॉर्मल बातचीत कर रहे हैं, तो बिल्कुल गलत है ये। क्यों? क्योंकि जब भी हम एक फॉर्मल लेटर लिखते हैं तो हमें वहां पर एक प्रोफेशनल टोन, एक प्रोफेशनल टोन रखनी होती है। ये भी अभी हमने ऊपर भी देखा, प्रोफेशनल एंड रिस्पेक्टफुल टोन हमें रख के चलनी होती है। नोट शुड बी रिटन इन कंप्लीट सेंटेंसेस, नोट अगर हम बना रहे हैं तो उनको पूरी सेंटेंसेस में लिखना है, ये भी फॉल्स है, क्योंकि नोट जब हम बनाते हैं तो उनको हमें बहुत छोटे छोटे पॉइंट्स में लिखना होता है, ठीक है, वरना नोट का फायदा ही क्या। द सेंडर्स एड्रेस इज रिटन इन द टॉप राइट कॉर्नर ऑफ द लेटर, जो राइट लेटर होता है उसके टॉप राइट कॉर्नर पे हमारा सेंटर का एड्रेस आता है, तो ये बिल्कुल ट्रू हो जाएगा, ठीक है। आई होप आप सभी समझ गए होंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन इन 1 और 2 वर्ड्स। अब इस क्वेश्चन को 1 या 2 शब्द में आपको कंप्लीट करना है। पहला है, व्हाट इज द मेन पर्पस ऑफ इनफॉर्मल राइटिंग। जब हम एक इनफॉर्मल राइटिंग कर रहे हैं, मतलब अपनी मदर को लेटर लिख रहे हैं, या अपने फादर को लिख रहे हैं, अपने फ्रेंड को लिख रहे हैं, किसी रिलेटिव को लिख रहे हैं, तो उसमें हमारा मेन पर्पस क्या होता है, मेन आपका उद्देश्य क्या होता है। और ऐसे ही आपको बताना है मेन पर्पस ऑफ अ पैराग्राफ, कि जब हम एक पैराग्राफ लिखते हैं तो उसमें मेन पर्पस क्या होता है। तो ये देखो इसका आंसर है, ठीक है। जब हम किसी अपने रिलेटिव को या इनफॉर्मल राइटिंग कर रहे हैं तो उसमें हमारा मेन पर्पस होता है एक्सप्रेशन, यानी हम अपने आप को समझा रहे हैं, हम अपने आप को अंडरस्टैंड करवा रहे हैं दूसरे को, ठीक है। हम अपने एक्सप्रेशन को सामने को एक्सप्रेस कर रहे हैं सामने वाले से, ठीक है। आप यहाँ पर लिख सकते हैं, आप अपनी फीलिंग्स को शेयर करते हैं, ठीक है, फीलिंग्स शेयर करना,
ये भी एक मेन पर्पस हो सकता है। तो आपको सिर्फ एक या दो उसमें आंसर करना है इसको। ऑर्गेनाइजेशन ऑफ आइडियाज, यानी जब हम पैराग्राफ लिखते हैं, पैराग्राफ लिखते समय हमारा एक मेन पर्पस क्या होता है कि हम पूरे उस आइडिया का ऑर्गेनाइजेशन करें। जैसे मान लीजिए आप एक होली के ऊपर पैराग्राफ लिख रहे हैं, तो होली में क्या क्या होता है, कैसे कैसे होता है, तो आपके जो आइडियाज आपके दिमाग में आ रहे हैं उन सभी को ऑर्गेनाइज करना आपके पैराग्राफ का मेन पर्पस होता है। अब देखो यहाँ पर इनफॉर्मल राइटिंग आ गया, पैराग्राफ आ गया, आपके पेपर में हो सकता है लेटर का मेन पर्पस आ जाए, ठीक है, या आपके पेपर में हो सकता है कि समरी जो हम करते हैं उसका मेन पर्पस क्या होता है। तो आपको ये सब चीज़ें अपने दिमाग में रख के जानी है। तो अगर ये आ गया तो मैं क्या करूँगा, ठीक है। नेक्स्ट है सेक्शन ई, ऑप्शनल मॉड्यूल फर्स्ट है ये, इंग्लिश फॉर रिसेप्शनिस्ट। अभी हमारा पार्ट ए ही चल रहा है, ये बात ध्यान रखनी है, ठीक है। रीड द सेक्शंस, आपको कुछ क्वेश्चन आपको दिए गए हैं और उसके बाद आपको सूटेबल आंसर करना है। व्हाट इज वन ऑफ द प्राइमरी रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ अ रिसेप्शनिस्ट व्हेन वेलकमिंग गेस्ट, 1 नंबर का क्वेश्चन है। यानी कि एक जो बहुत ज़रूरी पहली रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है एक रिसेप्शनिस्ट की जब वो अपने गेस्ट का वेलकम कर रही है, तो उसकी क्या होती है, टू इग्नोर देम अंटिल दे स्पीक, नहीं, कि अगर हम उनको इग्नोर करेंगे तो आप खुद बताओ कि क्या वो हमारे अंदर इंटरेस्टेड होंगे और या हमारी शिकायत भी कर सकते हैं, तो ये गलत है। टू ऑफर देम हेल्प एंड असिस्टेंस, कि उनकी हेल्प करना, उनको हेल्प ऑफर करना और असिस्टेंस करना, मतलब उनको असिस्ट करना, आगे उनको क्या करना है। जैसे मान लीजिए आप एक रिसेप्शनिस्ट है, आपके होटल में कोई गेस्ट आया है, तो आप उनको हेल्प ऑफर करेंगे ना, सबसे पहले एक रिसेप्शनिस्ट के पास ही कोई गेस्ट आता है ना, उसके बाद आप उनसे कहेंगे कि आपको कौन से रूम में जाना है, आपने बुकिंग की है नहीं है, तो वो सारी असिस्टेंस आप उनको देते हैं। ये आंसर हो सकता है। नेक्स्ट भी देख लेते, टू डायरेक्ट देम टू नियरेस्ट एग्जिट, कि उनको सीधा एग्जिट करवा देनी है, तो ये गलत है। टू टेक देयर पर्सनल इन्फॉर्मेशन, कि उनकी पर्सनल इन्फॉर्मेशन देनी है, ये भी गलत है, क्योंकि एक रिसेप्शनिस्ट का काम तो एक फॉर्मल वे में होगा ना, पर्सनल इन्फॉर्मेशन से उसे क्या करना है। तो इसका आंसर सीधा सीधा टू ऑफर देम हेल्प एंड असिस्टेंस ये हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, Which of the following is not typically kept on receptionist desk, यानी कि इनमें से कौन सी ऐसी चीज़ है जो कि रिसेप्शनिस्ट के डेस्क पर नहीं मिलती है हमें। नॉट लिखा हुआ है, वो भी कैपिटल लेटर्स में। अ रेलवे टाइम टेबल, ये मिलता है हमें। अ पर्सनल डायरी, ये नहीं मिलती हमें। पर्सनल डायरी हमें कभी भी एक रिसेप्शनिस्ट के डेस्क पर नहीं मिलेगी। आगे भी देख लेते हैं। एन इंडेक्स बुक्स ऑफ टेलीफोन नंबर फ्रीक्वेंटली यूज्ड, हाँ ये हमें मिल जाएगा कि जो ऐसी टेलीफोन नंबर्स है जिनका ज़्यादातर इस्तेमाल होता है वो हमें इंडेक्स बुक मिल जाएगी। एक टेलीफोन डायरेक्टरी, ये भी हमें उसके डेस्क पर मिल जाती है, ठीक है, तो इसका आंसर बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, फॉलोइंग एक्सप्रेशन यूज्ड इन दिस कन्वर्सेशन इज नॉट एप्रोप्रिएट ऑन द फोन। तो ये जो फॉलोइंग एक्सप्रेशन है ना, जो नीचे आपको ये पूरा एक कन्वर्सेशन दी हुई है, इसमें एक जो एक्सप्रेशन यूज हो रहा है वो अप्रोप्रिएट नहीं लग रहा है फोन पे। तो आपको करेक्ट रिस्पॉन्स जो है नीचे, ये करेक्ट रिस्पॉन्स है, इनमें से कोई एक चूज करके बताना है कि आगे क्या होगा। देखो पहले हम ये पढ़ेंगे, रिसेप्शनिस्ट, गुड मॉर्निंग सनशाइन होटल, तो गुड मॉर्निंग कह रही है रिसेप्शनिस्ट, ठीक है, और वो कहाँ से बात कर रही है वो बता रही है। कस्टमर कह रहा है आई वुड लाइक टू इंक्वायर अबाउट रूम अवेलेबिलिटी फॉर नेक्स्ट वीकेंड, मैं इंक्वायर करना चाहता हूँ कि अगले हफ्ते के लिए कौन कौन से रूम अवेलेबल है। नेक्स्ट रिसेप्शनिस्ट क्या कह रही है, सर्टेनली, ठीक है, कैन यू टेल मी द डेट्स इंटरेस्टेड इन, कि आप मुझे बता सकते हैं कि आप कौन सी डेट्स में इंटरेस्टेड हैं, ठीक है। तो कस्टमर कह रहा है श्योर, आई एम लुकिंग फॉर अ रूम फ्रॉम फ्राइडे September 10th टू संडे September 12th, मतलब मैं 10 सितंबर फ्राइडे से संडे सितंबर 12 तक के लिए रूम चाहता हूँ। फिर उसके बाद रिसेप्शनिस्ट क्या जवाब देगी, डेट्स प्लीज, नहीं डेट्स तो उसने ऑलरेडी बता दी। सर्टेनली, कुड यू प्लीज स्पेसिफाई द डेट्स यू आर इंटरेस्टेड इन, कि क्या आप बता सकते हैं कि आप कौन सी डेट्स को अच्छी तरीके से इंटरेस्टेड हैं, ठीक है। सो ये इसका आंसर हो जाएगा सर्टेनली, ठीक है, क्योंकि एक फॉर्मल तरीका लग रहा है, ठीक है, ये एक फॉर्मल तरीका लग रहा है। आगे भी हम पढ़ लेते हैं, व्हेन इंटरेस्टेड, ये भी गलत है क्योंकि प्रॉपर सेंटेंस भी नहीं है। नॉट क्लियर, प्लीज बी क्लियर, ये भी गलत है। हो सकता है रिसेप्शनिस्ट को ना सुनाई दिया हो तो वो दोबारा से उसे डेट स्पेसिफाई करने के लिए कह रही है, लेकिन ये वाला तरीका सबसे बेस्ट है क्योंकि इसमें वो फॉर्मल वे में बात कर रही है। सो इसका आंसर हो जाएगा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द फर्स्ट स्टेप अ रिसेप्शनिस्ट शुड टेक व्हेन रिसीविंग अ कॉल, कि जब भी रिसेप्शनिस्ट अपनी कॉल को रिसीव कर रही है तो सबसे पहला जो एक स्टेप है उसे वो क्या लेना चाहिए, मतलब सबसे पहले उसे क्या करना चाहिए। ऑब्टेन कॉलर नेम, यानी कि सबसे पहले वो कॉलर का नाम पूछे,
ठीक है, ग्रीट करे और अपनी आइडेंटिटी बताए कि उसे वो गुड मॉर्निंग गुड इवनिंग ये कहे और फिर अपना अपना जहाँ से वो बोल रही है वो बताए, या हेल्प ऑफर कर दे पहले ही, या फिर कॉल को एक्नॉलेज करे कि कॉल क्यों करी गई है। तो देखो यहाँ पर इसका आंसर मिल जाएगा आपको। जब हमने यहाँ पर देखा रिसेप्शनिस्ट ने जब फोन उठाया तो उसने सबसे पहले क्या बोला, गुड मॉर्निंग सनशाइन होटल, कि गुड मॉर्निंग मैं सनशाइन होटल से बात कर रही हूँ। ठीक है, सो यहाँ पर इसका आंसर आपको दिख जाएगा साफ साफ कि इसका आंसर बी है, कि ग्रीट करेगी वो और अपनी आइडेंटिटी देगी। ठीक है, सबसे पहले उसका यही काम होता है, उसके बाद आगे वो अपनी हेल्प ऑफर करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग शुड बी द फर्स्ट स्टेप व्हेन डीलिंग विद अ कॉलर हु टेंड्स टू चैट इररेलेवेंटली एंड कीप द टेलीफोन लाइंस नीडलेसली एंगेज्ड। यानी पहला स्टेप, एक एक ऐसा कॉलर एक रिसेप्शनिस्ट को मिल जाए जो कि बहुत इररेलेवेंट बात कर रहा है, बिना फालतू की बातें कर रहा है और लाइन को बिजी रख रहा है बिना काम के। तो इसके लिए वो क्या कर सकती है, मतलब वो उसको किस तरीके से पोलाइटली कर सकती है, बात बता सकती है। पहले तो इसमें ऑप्शन दिया हुआ है, पोलाइटली रिमाइंड द कॉलर ऑफ द मेन पर्पस ऑफ द कन्वर्सेशन, कि वो आराम से मतलब बोले कि आपको क्या बात करनी है, उसको मेन पर्पस बताए कि उसने कन्वर्सेशन क्यों कॉल क्यों करी है। ठीक है, लिसन पेशेंटली टू द कॉलर विदाउट इंटरप्टिंग, कि वो कॉलर को आराम से सुने, क्योंकि यहाँ तो वो इररेलेवेंटली बात कर रहा है, आराम से सुनेगी तो ये तो गलत हो जाएगा है ना, फिर उसको कितना समय बर्बाद जाएगा, उसको और भी काम होते हैं। एंड द कॉल एब्रप्टली टू सेम टाइम, कि कॉल को बिना सुने बिना कुछ कहे काट देना उसी टाइम पर, ये भी गलत हो जाएगा, ये इनफॉर्मल बिहेवियर है और ये गलत बिहेवियर है। समराइज द की पॉइंट्स डिस्कस्ड सो फार, कि अब तक जो भी चीजें हुई हैं वो सारी उसको आसानी से आराम से समझाए, तो ये भी गलत है। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा ए, पोलाइटली रिमाइंड द कॉलर ऑफ द मेन पर्पस ऑफ द कॉन्वर्सेशन। ठीक है, अब आते हैं हमारे सेक्शन ई पे, ऑप्शन मॉड्यूल 12 ESP फॉर ऑफिस यूज दिया हुआ है। अच्छा देखो, ये सेक्शन ई जो है ना, देखो अभी हमने सेक्शन ई ऊपर भी किया ये वाला, और नीचे भी एक सेक्शन ई दिया हुआ है, तो यहाँ पर आपको चॉइस होती है। ठीक है, या तो आप इंग्लिश फॉर रिसेप्शनिस्ट ये वाला कर लो, या फिर आप ESP फॉर ऑफिस यूज वो वाला कर लो। ठीक है, अगर आपने यहाँ तक कर लिए हैं 15 से लेकर 19 क्वेश्चन तक कर लिया है, तो आपको नेक्स्ट क्वेश्चन करने की कोई जरूरत नहीं है। ठीक है, आपको आगे ये वाला जो पार्ट है ये वाला करने की कोई जरूरत नहीं, क्योंकि ये और वाले ऑप्शन में दिया हुआ है। ठीक है, अब बहुत से बच्चे ऐसे होते हैं वो देखेंगे नहीं और फिर इस वाले पार्ट को भी कर देंगे, तो ये गलत है। ऊपर तक आपने 19 तक कर लिया, मैं आपको यहाँ पर ये वाला भी पार्ट करवाई देती हूँ। तो यहाँ पे पहले क्या पूछा हुआ है, स्टडी एंड प्रैक्टिस अ शॉर्ट एक्सचेंज डायलॉग, तो कुछ डायलॉग दिए हुए हैं और आपको रिलेशनशिप आइडेंटिफाई करना है। गुड मॉर्निंग सर, गुड मॉर्निंग हरीश, डिडंट सी यू इन द मॉर्निंग, आर यू फाइन, यस सर थैंक यू, आई हैड टू टेक परमिशन एज आई टू रिसीव माई सिस्टर फ्रॉम द रेलवे स्टेशन। अब देखो यहाँ पे सर, और यहाँ पर भी ये किस तरीके से फॉर्मल बातचीत हो रही है ना, फॉर्मल बातचीत हो रही है, यानी हो सकता है ये प्रिंसिपल या टीचर के बीच में बातचीत हो सकता है ये एक एम्प्लॉय या एम्प्लॉयर के बीच में बातचीत हो, तो ये एक फॉर्मल बातचीत है, तो ए इसका आंसर हो जाएगा। मैं करवा रही हूँ लेकिन पेपर में आपको सिर्फ मतलब एक ही सेक्शन करना है, सेक्शन ई का सिर्फ एक वाला पार्ट करना है आपको। ठीक है, नेक्स्ट है इसमें, पीपल यूजुअली यूज शॉर्ट फॉर्म्स व्हेन सेंडिंग एन ईमेल। ठीक है, तो आपको करेक्ट मैच बताना है, मतलब ये कुछ वो शॉर्ट फॉर्म दी हुई है, तो इनमें से कौन सी शॉर्ट फॉर्म गलत है वो आपको बतानी है। ठीक है, सिलेक्ट द करेक्ट मैच। ओके 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 सॉरी, करेक्ट मैच बताना है इसमें। सो इसमें हमें 1 मार्क्स का है, करेक्ट मैच बताना है। BBL बी बैक लेटर, BBL की फुल फॉर्म होती है बी बैक लेटर। ओके, IMO इन माई ओपिनियन, BFN ब्रिंग फॉर नाउ, IOW इन अदर वर्ड्स। ओके, सो इसका करेक्ट मैच अच्छा आप इसका आंसर मुझे कमेंट्स में बताओ क्या हो सकता है। ठीक है, सो BBL बी बैक लेटर, BFN ब्रिंग फॉर नाउ, BFN होता है आई थिंक बी बाय फॉर नाउ, बाय फॉर नाउ। ठीक है, BFN ब्रिंग फॉर नाउ नहीं होता है, एंड IMO इन माई ओपिनियन होता है, तो मेरे हिसाब से इसका आंसर बी होना चाहिए, लेकिन कमेंट्स में आपको बताना है कि इसका आंसर क्या हो सकता है। तो करेक्ट मैच बी होगा इसका आंसर, इन माई ओपिनियन। ठीक है,
नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज द प्राइमरी पर्पस ऑफ रिसर्चिंग अ कंपनी प्रेयर टू एन इंटरव्यू, यानी जब आप एक इंटरव्यू देने जाते हैं तो एक कंपनी के बारे में रिसर्च करना क्यों जरूरी है, उसका क्या प्राइमरी पर्पस होता है, उद्देश्य होता है। टू फाइंड आउट द सैलरी ऑफर्ड, कि उसमें कितनी सैलरी दी जा रही है। टू कन्विंस द इंटरव्यूअर ऑफ योर सिंसियरिटी, कि आप अपनी जो इंटरव्यूअर हैं, जो आपका इंटरव्यू लेना चाहता है, चाहे बाद में लेगा, तो उसको आप अपनी सिंसियरिटी बता सके। टू लर्न अबाउट कंपनी गॉसिप, की कंपनी में क्या चल रहा है वो आपको पता हो। टू प्रिपेयर फॉर कैजुअल कॉन्वर्सेशन, की आपको ये पता हो कि क्या मतलब कैजुअल कॉन्वर्सेशन होनी है आपके बीच में, उसके लिए प्रिपेयर करना। तो इसका आंसर हो जाएगा सेकंड, टू कन्विंस द इंटरव्यूअर फॉर योर सिंसियरिटी। ठीक है, कि आपको सिंसियर आप लगे उसके सामने, तो इसीलिए। तो इसका आंसर है डी, ओनली सेकंड इज ट्रू। नेक्स्ट है यू हैव टू राइट एन ईमेल टू VRR Travels asking them to cancel your bus tickets to Bangalore and the hotel accommodation they had booked for you. You will inform about the changed date in near future. Select the appropriate point from the following. यानी कि आप जो है VRR Travel को आप एक ईमेल रख रहे हैं, ठीक है, उसमें आप अपनी बस टिकट्स जो बैंगलोर के लिए आपने बुक करवाई है उनको आपको कैंसिल करना है, और होटल अकोमोडेशन जो है जो भी उन्होंने आपके लिए बुक किया है उसको भी आपको कैंसिल करना है। अब आप उनको ना नेक्स्ट जो भी आपकी चेंज डेट होंगी फ्यूचर में, वो भी आप उनके बारे में भी आप उनको इन्फॉर्म कर रहे हैं, और इसके लिए आपको कौन सा पॉइंट इनमें से सही होगा वो बताना है। कैंसल रिजर्वेशन विल डिसाइड अपॉन न्यू रेट्स, रिग्रेट द इनकन्वीनियंस यूज्ड, कि आप इसमें सीधा बोल रहे हो कि कैंसिल कर दो रिजर्वेशन को, ठीक है, आगे मैं अपनी डेट नई डिसाइड कर लूंगा, और मैं जो भी मेरे से जो भी असुविधा हुई है उसके लिए मुझे खेद है, ठीक है। तो ये थोड़ा सा रूड लग रहा है ना। कैंसल रिजर्वेशन विल इन्फॉर्म अबाउट द न्यू डेट्स, रेग्रेट द इनकन्वीनियंस कॉस्ट। तो ये बिल्कुल सही लग रहा है, फॉर्मल लग रहा है, और ज़्यादा रूड भी नहीं लग रहा है कि आप मेरी रिजर्वेशंस कैंसिल कर दो, मैं आपको जो है नई डेट्स के लिए इन्फॉर्म करूंगा, और उसके लिए जो भी मैंने असुविधा आप तक पहुंचाई है उसके लिए मैं खेद चाहता हूँ। तो इसका आंसर हो जाएगा बी, ठीक है। नेक्स्ट है इन अ हॉस्पिटल द डॉक्टर मीट्स द नर्स एंड आस्क हाउ आर यू, विच एक्सप्रेशन कुड यू यूज इन रेस्पॉन्स, सेलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन। तो एक हॉस्पिटल में जो डॉक्टर है वो नर्स से मिलता है और कहता है हाउ आर यू, कि आप कैसे हो, तो कौन सा एक्सप्रेशन इनमें से वो जो नर्स है वो यूज कर सकती है रिस्पॉन्स के लिए, तो कौन सा करेक्ट रिस्पॉन्स होगा, थैंक्स। तो ये थोड़ा रूड लग रहा है ना, डॉक्टर को नर्स थैंक्स बोल दे सिर्फ। फाइन थैंक्स, ये भी थोड़ा रूड है। आई एम फाइन थैंक यू डॉक्टर, जो ये बिल्कुल सही है, ये फॉर्मल वे हो जाएगा। फाइन ये भी गलत है, तो इसका आंसर हो जाएगा सी, ठीक है। अब हमारा आता है पार्ट बी, सेक्शन ए, प्रेस्क्राइब्ड टेक्स्ट, ठीक है। ये आपका थोड़ा सा हो जाता है जो आपके चैप्टर्स होते हैं उनसे रिलेटेड। तो 2 नंबर का पहला क्वेश्चन है, मतलब 20th क्वेश्चन है, इसमें कोई भी एक करना है, एनी वन। हाँ, बहुत सारे बच्चे ना ये गलती करते हैं, ऑफलाइन में भी बहुत से बच्चे मेरे ये गलती करते हैं कि वो ना ये एनी वन देखेंगे ही नहीं और दोनों क्वेश्चन कर देंगे। भाई इतना आपके पास मतलब टाइम नहीं है कि आप ये क्वेश्चन को ढंग से पढ़ लो, एनी वन लिखा हुआ है, ठीक है। तो आपको ये गलती नहीं करनी है। फर्स्ट क्वेश्चन में देखो, What decision does the speaker make regarding the true paths in the poem The Road Not Taken? यानी कि सही रास्ता चुनने के लिए कौन सा डिसीजन जो रोड नोट टेकन पोएम है उसमें जो पोएट है वो लेता है। तो द स्पीकर चूजेस अ लेस ट्रेवल्ड रोड, सिंबलाइजिंग डिसीजन टू टेक अ यूनिक और अनकन्वेंशनल पाथ इन लाइफ। तो जो स्पीकर है वो जहाँ पर बहुत कम लोग गए हुए हैं, जहाँ पर बहुत कम ट्रैवल हुआ है, वो वाला पाथ, वो वाला रास्ता वो चूज करता है, जिससे कि उसके एक ऐसे डिसीजन के बारे में हमें पता चलता है जो काफ़ी यूनिक है, और वो एक ऐसा पाथ लेना चाहता है लाइफ में जो अनकन्वेंशनल है, जो बहुत आसानी से नहीं मिलता है, ठीक है। इसका ही नेक्स्ट पार्ट है, मतलब कोई भी एक करना है। अब ये आपको ये आ रहा है तो ये करो, ये आ रहा है तो ये करो। व्हाट एक्शन डिड द कैरेक्टर्स टेक व्हेन दे रियलाइज्ड ही वाज नॉट फाउंड, कि जो एक्शन है, बहुत सारे जो कैरेक्टर्स थे उन्होंने क्या एक्शन, कैरेक्टर्स ने क्या मतलब एक्शन लिया था, क्या उन्होंने स्टेप उठाए थे जब उन्होंने रियलाइज किया कि वो नहीं मिल रहा है। द कैरेक्टर सर्च फॉर हिम व्हेन दे रियलाइज ही वाज नॉट फाउंड, ठीक है। मतलब उन्होंने उनके लिए काफ़ी मतलब सर्च करना स्टार्ट किया जब वो नहीं मिल रहा था, तो ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखें,
इसका नेक्स्ट क्वेश्चन है 21, इसमें भी एनी वन करना है, कोई भी एक करना है, मैं दोनों करवाऊंगी लेकिन आपको सिर्फ एक करना है पेपर में। ही ऑल्सो emphasizes द इम्पोर्टेंस ऑफ रीजन एंड रैशनैलिटी, हाउ डज टैगोर डिस्क्राइब द आइडियल स्टेट ऑफ माइंड इन द पोएम। ठीक है, 3 नंबर का ये क्वेश्चन है, कोई भी एक करोगे तो 3 नंबर मिलेंगे। वो टैगोर जो है वो रीजन की और रैशनैलिटी की भी इम्पोर्टेंस समझाते हैं अपनी पोएम में। वो किस तरीके का स्टेट ऑफ माइंड बताते हैं, आइडियल स्टेट ऑफ माइंड कैसा होना चाहिए। तो टैगोर डिस्क्राइब्स द आइडियल स्टेट ऑफ माइंड एज वन दैट इज फ्री फ्रॉम फियर, narrow mindedness and ignorance, emphasizing reasons, rationality, and a fearless pursuit of knowledge. This is reflected in his poem Where the Mind is Without Fear. तो जो टैगोर हैं वो एक आइडियल स्टेट ऑफ माइंड उसको बताते हैं जो किसी भी डर से फ्री हो, मतलब जिस दिमाग के अंदर कोई डर ना हो, ठीक है, जिसमें नैरो माइंडेडनेस ना हो, मतलब छोटी सोच ना हो, इग्नोरेंस ना हो, किसी को लेके इग्नोरेंस ना हो, किसी चीज को इग्नोर ना किया जाए, ठीक है, एक मतलब रीजन की तरफ एम्फेसाइज करे वो दिमाग, मतलब जो दूसरे कह रहे हैं उसके ऊपर डिपेंड ना हो के अपनी रीजन दे, हर एक चीज का रैशनल रहे, हर चीज के लिए स्पष्ट रहे, प्रत्यक्ष रहे, ठीक है, और फियरलेस परस्यू हो नॉलेज का। तो इस तरीके का दिमाग, इस तरीके की सोच वाले इंसान वो आगे चाहते थे, और यही उन्होंने अपनी पोएम वेयर द माइंड इज विदाउट फियर में रिफ्लेक्ट किया था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ें। द पोएम द रोड नॉट टेकन एक्सप्लोर्स द आइडिया ऑफ मिस्ड अपॉर्चुनिटीज एंड इनहेरेंट अनसर्टेनिटी इन डिसीजन मेकिंग। व्हाट डज द पोएट ट्राई टू ब्रिंग आउट थ्रू दिस पोएम। जो पोएम है द रोड नॉट टेकन, इसमें कई सारे आइडिया ऐसे भी दिखते हैं जिसमें कि हम ये देखते हैं कि बहुत सी ऐसी अपॉर्चुनिटी हैं जो हम मिस कर देते हैं अपनी लाइफ में, और काफ़ी अनसर्टेनिटी इनहेरेंट होती है उससे अपनी डिसीजन मेकिंग में। हमें ऐसा लगता है कि हमने कहीं ये रास्ता छोड़ के हमने गलत तो नहीं किया, सब इस पर जा रहे हैं, हमें ऐसा नहीं करना चाहिए था, कहीं हम कोई अपॉर्चुनिटी खो तो नहीं देंगे। तो इससे पोएट जो है वो क्या ब्रिंग आउट करना चाह रहा है, क्या दिखाना चाह रहा है सामने। थ्रू द रोड नॉट टेकन द पोएम, the poet highlights the idea of choices, missed opportunities, and the uncertainty of decision making. He emphasizes how decisions shape one's life and how one may later reflect on the path taken. देखो, जो रोड नॉट टेकन है ना, उसमें पोएट हाईलाइट करता है आइडिया ऑफ चॉइसेस को, मतलब हमारे पास इस तरीके से 2 या बहुत सारे ऐसे रास्ते हो सकते हैं। अब मान लीजिए ये वाला रास्ते पर वो सभी गए हुए हैं लेकिन ये रास्ता बहुत लेस ट्रेवल्ड है, ठीक है, यहाँ पर अगर ये पोएट जाता है और उसके बाद उसको यहाँ पहुँचने पर इस पॉइंट पर ऐसा लगता है कि अरे मुझे वापस इसी रास्ते पर जाना चाहिए था क्योंकि उस रास्ते पर सब गए हुए हैं और वहाँ पर मुझे अपॉर्चुनिटीज़ ज़्यादा होती है ना। तो इसीलिए इसमें कई सारे आइडिया ऑफ चॉइसेस को हाईलाइट किया गया है, जो हम मिस कर देते हैं अपॉर्चुनिटीज़ उसको हाईलाइट किया गया है, हमारे डिसीजन मेकिंग की अनसर्टेनिटी, जो हम लाइफ में निश्चय नहीं कर पाते हैं कुछ चीज़ों को, तो वो अनसर्टेनिटी भी दिखाई गई है। वो ये एम्फसाइज करना चाह रहे हैं जो पोएट हैं, वो ये दिखाना चाह रहे हैं कि डिसीजन जो है वो हमारे किस तरीके से हमारी लाइफ को शेप देते हैं। फॉर एग्जाम्पल, एक रास्ता आपने डॉक्टर का इधर है, ठीक है, एक रास्ता है आपका नॉर्मल प्राइवेट जॉब का, या फिर सेकेंड एग्जाम्पल लेते हैं, एक रास्ता है प्राइवेट जॉब का, ठीक है, और एक रास्ता है गवर्नमेंट जॉब के लिए तैयारी का। तो आप इस पॉइंट पर यहाँ पर खड़े हैं, ठीक है, यहाँ पर प्राइवेट जॉब के लिए बहुत से लोग आपको मिल जाएंगे, अरे हम तो कर रहे हैं प्राइवेट जॉब्स आर गुड, ठीक है, लेकिन एक समय पे आके यहाँ पर एक जो स्टेबिलिटी होती है, सेफ्टी सिक्योरिटी होती है, वो यहाँ पर नहीं मिलेगी। आपने ये रास्ता चुना जहाँ पर बहुत कम लोग जाते हैं, जहाँ पर आपको ज़्यादा ऐसा लगेगा कि अरे मैं तो कुछ कर ही नहीं पा रहा हूँ, ठीक है, लेकिन एक समय पे आके वो आपकी लाइफ को ही चेंज कर देगा वो रास्ता, क्योंकि वो रास्ता काफ़ी अच्छा है। तो अपने लिए गए फैसलों पे हमेशा बिलीव करना चाहिए, ठीक है। सो यही था इस पोएम का मेन मकसद। चलो अब 22 क्वेश्चन पढ़ते हैं। व्हाट मेड, अच्छा इसमें सभी आंसर करने हैं। व्हाट मेड द डॉक्टर रियलाइज दैट ही वाज नॉट लुकिंग एट हिज ओन वॉच। तो जो डॉक्टर था वो क्या रियलाइज करता है, कैसे रियलाइज करता है कि वो अपनी खुद की वॉच की तरफ नहीं देख रहा है। 2 नंबर का एक क्वेश्चन है, इसका आंसर देख लो।
देखो, इन द स्टोरी अ केस ऑफ सस्पिशन बाय ग्राहम ग्रीन, द डॉक्टर रियलाइजेस दैट ही इज नॉट लुकिंग एट हिज ओन वॉच व्हेन ही नोटिसेस दैट द वॉच ही इज होल्डिंग इज डिफरेंट फ्रॉम हिज ओन। देखो, ये द केस ऑफ सस्पिशन जो था, इसमें हमने देखा था कि जो डॉक्टर होता है जब वो लास्ट में अपनी वॉच की तरफ देखता है तो उसको यूं लगता है कि मैं अपनी वॉच, ये मेरी वॉच नहीं है, क्योंकि उसकी वॉच जो थी उसके काफी अलग दिख रही थी। द रियलाइजेशन कम्स व्हेन ही केयरफुली ऑब्जर्व्स इट एंड सीज दैट इट इज नॉट द वन ही यूजुअली कैरीज। और उसके बाद वो जब रियलाइज करता है कि वो, मतलब जब वो ढंग से उसकी तरफ देखता है उसको पता चलता है कि ये वो नहीं है जो मैं हमेशा कैरी करता हूँ, ये वॉच वो नहीं है। द मोमेंट प्लेज अ दिस मोमेंट प्लेज अ क्रूशियल रोल इन द स्टोरीज थीम ऑफ सस्पिशन एंड डिसेप्शन। और इस तरीके से जो एक पूरे ये मोमेंट होता है जब वो अपनी वॉच को देख रहा होता है, तो यहाँ पर ये पता चलता है कि काफ़ी क्रूशियल रोल स्टोरी की पूरी थीम में, जो हम जिस तरीके से वो उस पर दूसरे इंसान पर वो डॉक्टर जो है शक कर रहा होता है, डिसेप्शन की तरफ देख रहा होता है कि ये मुझे तो कहीं धोखा तो नहीं देगा, तो ये एक पूरा एक रोल टर्न हो जाता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाई डिड वेद प्रोटेस्ट विद क्राइज व्हेन द आई ड्रॉप्स वर एडमिनिस्ट्रेड। यानी कि जब वेद की आंखों में वो ड्रॉप्स, आई ड्रॉप्स डाली जाती हैं, तो वो रोता क्यों है, वो इस तरीके से प्रोटेस्ट क्यों करता है रोते हुए। सो इन द स्टोरी माई चाइल्ड विल नॉट बी अ बेगर बाय भीष्म सहानी। ठीक है, वेद जो है वो क्राई करता है, मतलब रोता है जब उसकी आंखों में वो आई ड्रॉप्स डाली जाती हैं, क्योंकि उसको काफी ज्यादा बर्निंग सेंसेशन और डिस्कम्फर्ट फील होता है उन ड्रॉप्स के डालने के बाद। ठीक है, मतलब उसकी जो मदर होती है वो ड्रॉप एक हकीम के पास से लेकर आती हैं और उसके पिता को ये बात नहीं पता होती है, लेकिन जब उसकी आंखों में ये डाली जाती हैं तो उसको काफ़ी बर्निंग सेंसेशन फील होती है। लाइक मोस्ट चिल्ड्रन ही वाज स्केयर्ड ऑफ द मेडिसिन एंड द टेम्पररी पेन इट कॉज्ड। और इसकी वजह से, मतलब बहुत सारे ऐसे बच्चे होते हैं जिनको इन दवाइयों से डर लगता है, तो उसको भी डर लग रहा था, और वो एक जो इसको दर्द महसूस हो रहा था, टेम्पररी दर्द, वो जो था उसको इस तरीके से रिएक्ट करने में, दुख में रिएक्ट करने में मेक कर रहा था। ठीक है, नेक्स्ट, हाउ वाज बलदेव्स वेपन अ पार्ट ऑफ हिम एवरी टाइम। यानी बलदेव का जो वो पूरा वेपन था वो उसका पार्ट कैसे था, मतलब उसका एक तरीके से वो हमेशा कैसे उसे अपने पास रखता था, तो वो उसका एक पार्ट कैसे बन गया था। इन द टाइगर इन द टनल, ये हमने पोएम पढ़ी हुई है, मतलब पूरा चैप्टर, बाय रस्किन बॉन्ड, बलदेव्स वेपन अ शार्प एक्स, ठीक है, वाज अ पार्ट ऑफ हिम एवरी टाइम बिकॉज ही कैरीड इट ग्रेट कॉन्फिडेंस एंड स्किल। तो वो उसकी जो एक शार्प एक्स थी, ठीक है, वो हमेशा उसका एक पार्ट बनी थी, क्योंकि हमेशा उसको वो अपने साथ अपने बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंस और स्किल के साथ लेकर चलता था, क्योंकि उसको पता था कि अगर सामने कोई भी आता है तो ये जो है ये मेरी मदद करेगी। द एक्स वॉज नॉट जस्ट अ टूल बट अ सिंबल ऑफ स्ट्रेंथ। जो वो थी ना, एक्स कुल्हाड़ी, वो एक तरीके से वो उसकी एक सिर्फ एक टूल नहीं था उसके लिए, वो उसकी एक स्ट्रेंथ का सिंबल था, मतलब उसकी शक्ति दिखा रहा था, प्रोटेक्शन का सिंबल था और सर्वाइवल का भी सिंबल था। ही हैड इनहेरिटेड इट फ्रॉम हिज फादर एंड वाज हाईली स्किल्ड इन यूजिंग इट, मेकिंग इट फील लाइक एन एक्सटेंशन ऑफ हिमसेल्फ। तो वो उसको यूज करने में काफी ज्यादा स्किल्ड था, ठीक है, बहुत अच्छे से वो यूज कर रहा था, और वो उसको वो उसके फादर से मिली थी, तो इसीलिए उसको ऐसा लगता था कि वो इसके एक एक्सटेंशन की तरह काम करती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। अब आपका सेक्शन भी आता है नॉन प्रेस्क्राइब टेक्स्ट का। इसमें आपको क्या करना है, इसमें बेसिकली आपको एक पैसेज दिया हुआ है, उसको ध्यान से पढ़ना है, और उसके बाद आपका जो 25 से लेकर 27 क्वेश्चन तक है उनके आंसर करने हैं। 2-2 मार्क्स के ये क्वेश्चन है आपके। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन पढ़ेंगे, सेकंड पढ़ेंगे, फिर थर्ड पढ़ेंगे और उसके बाद आंसर करेंगे। फ्रॉम द हम ऑफ अ लैपटॉप टू द ओमनी प्रेजेंट ग्लो ऑफ स्मार्टफोन screen, computers and the internet have deeply woven themselves into the very fabric of human existence। यानी कि अगर हम देखें कि एक लैपटॉप की हम से लेके एक ओमनी प्रेजेंट ग्लो स्किन जो होती है, स्मार्टफोन की जो स्क्रीन होती है, कंप्यूटर्स होते हैं और इंटरनेट होता है, इसने हमारी लाइफ को काफ़ी ज़्यादा चेंज किया है ह्यूमन एग्जिस्टेंस के लिए। Their influence
stretches far beyond mere devices, fundamentally reshaping how we work, learn, connect and even perceive the world around us. तो ये जो मतलब ये जो हमारे आसपास टेलीफोन कह रही हूँ, सॉरी, स्मार्टफोन्स हैं, ठीक है, कंप्यूटर्स हैं, इंटरनेट है, ये सिर्फ हमारे लिए एक डिवाइस नहीं बन के रह गए हैं। ये हमें एक तरीके से हमें रीशेप देते हैं कि हम कैसे काम कर रहे हैं, क्या चीज़ें सीख रहे हैं, कनेक्ट कैसे हो रहे हैं आपस में, ठीक है, और हम वर्ल्ड को कैसे देखते हैं हमारे आसपास जो है, वो भी ये चीज़ें रीशेप करती हैं। इन जस्ट अ फ्यू डेकेड्स, मतलब कुछ ही शताब्दियों में, देयर technologies marvels have transitioned from once described futuristic fantasies to indispensable tools of today, irrevocably altering the landscape of our lives। यानी कि अगर हम सदियों पहले देखें तो क्या होता था कि इन टेक्नोलॉजी जो आज हम इस्तेमाल कर रहे हैं उनके लिए वो, मतलब जो पहले के ज़माने के लोग होंगे उनके लिए वो एक फ्यूचरिस्टिक फैंटेसी थी, मतलब एक ऐसी चीज़ जिसको मतलब सोच पाना भी उनके लिए काफ़ी मुश्किल होगा, क्योंकि वो समझ ही नहीं पाते होंगे कि ये क्या क्या होने वाला है आगे, है ना। तो आज के ज़माने में तो ये एक इंडिस्पेंसिबल टूल बन गया है, मतलब हमारे लिए रोज़मर्रा के कामों में इस्तेमाल होने वाली चीज़ बन गई है, लेकिन उनके लिए तो एक बहुत ही बड़ा, जिसको वो समझा भी ना पाए, वो एक पार्ट था। द कंप्यूटर इटसेल्फ सर्व एज अ टायरलेस वर्कहॉर्स, ऑटोमेटिक टेडियस टास्क एंड स्ट्रीमलाइनिंग प्रोसेस अक्रॉस एवरी इमेजिनेबल फील्ड, ठीक है, मतलब जहाँ जहाँ हम इमेजिन कर सकते हैं वहाँ वहाँ कंप्यूटर इस्तेमाल होता है। अभी आप क्लास ले रहे हो, स्मार्टफोन पे ले रहे हो, ठीक है, कंप्यूटर पे ले रहे हो, इंटरनेट की मदद से ले रहे हो, मैं आपको क्लास प्रोवाइड करवा रही हूँ, कंप्यूटर की हेल्प से करवा पा रही हूँ। तो कंप्यूटर एक टायरलेस वर्कफोर्स की तरह काम कर रहा है, मतलब जो बिना थके काम कर रहा है, ठीक है, और ये हमारे छोटे से छोटे, बड़े से बड़े टास्क में हमारी मदद कर रहा है, जहाँ पर हम सोच भी नहीं सकते उन फील्ड्स में भी ये काम कर रहा है। गोन आर द डेज ऑफ मैनुअल कैलकुलेशन एंड पेपर, और वो दिन गए अब जब मैनुअल कैलकुलेशन होती थी पेपर पे, लेडन डेस्क पे, ठीक है। नाउ द स्प्रेडशीट क्रंच numbers with lightning speed while design software sculpts virtual worlds, ठीक है। अब जो स्प्रेडशीट होती है ना, वो तो नंबर्स को इस तरीके से लाइट की स्पीड से क्रंच करती हैं, और नए नए सॉफ्टवेयर बन गए हैं वर्चुअल वर्ल्ड्स में। फ्रॉम मेडिकल डायग्नोसिस टू फाइनेंशियल एनालिसिस, कंप्यूटर्स हैव बिकम द साइलेंट पार्टनर्स ड्राइविंग एफिशिएंसी एंड एक्यूरेसी इन countless professions. This digital revolution has not only transformed how we work but has also broadened the scope of opportunities for those equipped with high tech skills, ठीक है। सो देखो, इसमें यहाँ पर बताया गया है कि आज आप मेडिकल डायग्नोसिस से ले लो या फाइनेंशियल एनालिसिस तक ले लो, ठीक है, कंप्यूटर जो है हमारा एक साइलेंट पार्टनर बन गया है। मतलब ये हमें एफिशिएंसी तो देता ही है, मतलब काम को बहुत अच्छे तरीके से और एक्यूरेसी भी देता है ये, मतलब कोई भी गलती हमें इसमें नहीं मिलती है बेसिकली, और ये हमारे काउंटलेस प्रोफेशंस भी यूज़ होता है, ठीक है। ये जो डिजिटल रिवोल्यूशन है ना, ये हमारी लाइफ को ही ट्रांसफॉर्म नहीं कर रहा है, ये हमारी इस चीज़ को भी ट्रांसफॉर्म नहीं कर रहा है कि हम कैसे काम करते हैं, बल्कि इसको भी ट्रांसफॉर्म कर रहे हैं कि जिन लोगों के पास हाई टेक स्किल है वो इस चीज़ को और बेहतर तरीके से अपॉर्चुनिटी लेकर इस चीज़ को यूज़ कर सकते हैं। अब चलो हम इसके आंसर्स देखते हैं, ठीक है, आंसर्स कैसे आपको इसमें से फाइंड करने हैं। हमने पूरा ही पैसेज पढ़ लिया, इसकी हिंदी समझ ली, क्या करना है आपको, बस आपको अब क्वेश्चन लेने हैं और उनके आंसर्स करने हैं। चलिए, फर्स्ट क्वेश्चन है, इन व्हाट वेज माइट द कांस्टेंट प्रेजेंस ऑफ टेक्नोलॉजी सच एज स्मार्टफोन एंड लैपटॉप्स अफेक्ट द वे वी परसीव द वर्ल्ड, यानी कि किन तरीकों से जो ये टेक्नोलॉजी की प्रेजेंस है, स्मार्टफोन हो गई, लैपटॉप हो गई, हमारी हम कैसे दुनिया को देखते हैं, उसको कैसे परसीव करते हैं, वो कैसे इन्फ्लुएंस कर रहा है, ठीक है। सो इसका आंसर हो जाएगा, यहाँ से देखो, देयर इन्फ्लुएंस स्ट्रेचेस फार बियॉन्ड मेयर डिवाइसेस, फंडामेंटली रीशेपिंग हाउ वी वर्क, लर्न, कनेक्ट एंड इवन परसीव द वर्ल्ड अराउंड अस। तो ये हो जाएगा आपका 25th का आंसर, ठीक है। इसको एज इट इज लिख देना अगर नहीं ज़्यादा समझ में आ रहा है तो, उन बच्चों के लिए कह रही हूँ। अब जो 26 है ना, उसमें आपको और दिया हुआ है, या तो ये वाला कर लो या फिर ये वाला कर लो। वाई डज द ऑथर रेफर टू कंप्यूटर्स एंड इंटरनेट एज फ्यूचरिस्टिक फैंटेसीज इन द पास्ट, कि पास्ट में वो फ्यूचरिस्टिक फैंटेसीज क्यों हुआ करती थी, क्योंकि वो मतलब आज से फ्यू डेकेड्स पहले जो टेक्नोलॉजी थी वो मतलब इतनी ट्रांजिशन नहीं हुई थी जितनी आज हो गई है, तो इसीलिए उनको वो फ्यूचरिस्टिक फैंटेसीज मानते थे, ठीक है।
तो इसका पूरा आंसर यहाँ से लेके यहाँ तक हो जाएगा। 26 का फर्स्ट का आंसर है ये। तो देखो जिन बच्चों को कुछ नहीं समझ आ रहा ना, देखो फ्यूचरिस्टिक फैंटेसीज कहाँ पर है, यहाँ पर है, और इसके आगे की लाइंस कहाँ पर है, यहाँ तक है। अ फ्यू डिकेड्स अगो, यहाँ से लेके यहाँ तक कर दो, आपका आंसर बन जाएगा। ठीक है। हाउ डज द पैसेज सजेस्ट दैट टेक्नोलॉजी हैज बिकम इंडिस्पेंसिबल इन मॉडर्न लाइफ, कि ये पैसेज कैसे बताता है कि हमारी लाइफ में जो ये टेक्नोलॉजी है वो किस तरीके से इंडिस्पेंसिबल बन गई है, मतलब हमारा एक ऐसा हिस्सा जिसको हम नहीं वो कर सकते हैं, अलग कर सकते हैं अपने आप से, तो कैसे बन गई है। तो यहाँ पर देखो ये हमारा इंडिस्पेंसिबल टूल है आज की लाइफ के लिए, क्योंकि ये एक तरीके से कंप्यूटर जो है ना वो अपना एक तरीके से एक टायरलेस वर्कहॉर्स की तरह काम कर रहा है, स्ट्रीमलाइन करता है प्रोसेस अक्रॉस एवरी इमेजिनेबल फील्ड। गोल आर द डेज, यहाँ से लेके पूरा का पूरा आपको यहाँ तक एज इट इज लिख देना है। ठीक है, ये हो जाएगा आपका 26 का सेकेंड पार्ट। नेक्स्ट है, व्हाट डज द पैसेज सजेस्ट अबाउट द इम्पोर्टेंस ऑफ हाई टेक स्किल्स इन द मॉडर्न वर्कफोर्स, कि जो पैसेज है वो हमें किस तरीके से हाई टेक स्किल्स की इम्पोर्टेंस दिखाता है मॉडर्न वर्कफोर्स के लिए। सो यहाँ देखो इसका ये रहा, जो अब जो स्प्रेडशीट्स हैं वो क्रंच करती हैं विद लाइटनिंग स्पीड्स, जो हमने अभी तक पढ़ा था। ठीक है, यहाँ से लेके पूरा यहाँ तक इसका आंसर हो जाएगा 27 का। चलिए अब आगे बढ़े हम। आगे भी आपका एक पैसेज दिया हुआ है जिसमें आपके क्वेश्चन नंबर 28 से 30 तक आपको आंसर करना है। ठीक है, पैसेज केयर, इस पूरे पैसेज को अच्छे से पढ़ो, उसके बाद जो क्वेश्चन नीचे दिए गए हैं 28, 29 30 उनके आंसर करने हैं। दो नंबर का ये पूरा है। ठीक है, फिजिकल वेलबींग एनेबल अस टू एंगेज इन वेरियस एक्टिविटीज, परस्यू आर पैशंस एंड लिव आवर लाइव्स टू द फुलेस्ट। देखो जो फिजिकल वेलबींग होती है, मतलब अगर हम फिजिकली ठीक है तो ये हमें कई तरीकों से मदद करती है, हम कई सारी एक्टिविटीज में एंगेज कर सकते हैं, है ना, हम अपने पैशन को परस्यू कर सकते हैं, हम अपनी लाइफ को फुलेस्ट पे जी सकते हैं। हेल्दी बॉडी हमारे को एनर्जी देती है, वाइटलिटी नीडेड टू टैकल एवरीडे टास्क विद ईज एंड एफिशिएंसी। तो ये पूरा आप जब पढ़ लोगे तो यहाँ पर देखो पहला क्वेश्चन का आपसे पूछा गया है, व्हाट आर सम बेनिफिट्स ऑफ फिजिकल वेलबींग मेंशन्ड इन द पैसेज, और ये हमने अभी पढ़ा है यहाँ पर। तो फिजिकल वेलबींग के हमारे क्या बेनिफिट्स होते हैं, तो पहला है हमें कई सारी वेरियस एक्टिविटीज में, ये आपका 28 के फर्स्ट का आंसर है। ठीक है, यहाँ से लेके यहाँ तक कि हमें ये एनर्जी देती है। ठीक है, हम अपना पैशन जो चाहें वो हम परस्यू कर सकते हैं, हम अपनी लाइफ को फुलेस्ट तक जी सकते हैं। नेक्स्ट है सेकंड में, अकॉर्डिंग टू द पैसेज व्हाट लाइफस्टाइल्स प्रैक्टिसेस कंट्रीब्यूट टू गुड फिजिकल हेल्थ, कौन सी ऐसी लाइफस्टाइल प्रैक्टिस होती हैं, मतलब ऐसी हम चीज़ें कर सकते हैं जिससे हमारी लाइफ में गुड फिजिकल हेल्थ हो। तो इसका आंसर देखो यहाँ से, अ हेल्दी लाइफस्टाइल इनकॉर्पोरेटिंग रेगुलर एक्सरसाइज, बैलेंस डाइट लेना, ठीक है, रेस्ट को अच्छे से मतलब एडिकेट रेस्ट लेना, ये हम सभी को बहुत सारी डिसीजेस हम अवॉइड कर सकते हैं और इससे हमें लॉन्ग लाइफ मिलती है। तो इसका आंसर यहाँ तक हो जाएगा। ये किसका था, 28 के सेकेंड पार्ट का। नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें, हाउ डज गुड मेंटल हेल्थ कंट्रीब्यूट टू हैंडलिंग लाइफ चैलेंजेस, यानी कि लाइफ के जो चैलेंजेस होते हैं उसमें गुड मेंटल हेल्थ, अच्छी मेंटल हेल्थ कैसे एक तरीके से हमारी मदद करती है। तो देखो इसमें कीवर्ड क्या है, गुड मेंटल हेल्थ। अब इस पूरे उसमें आपको पैसेज में कीवर्ड ढूंढना है, तो ये रहा गुड मेंटल हेल्थ, यहाँ से लेके आपका पूरा ये आंसर हो जाएगा यहाँ तक। ठीक है, तो ऐसे आपको आंसर आराम से मिल जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं आएगी। अब 30th क्वेश्चन जो है ना, इसमें आपसे कुछ वर्ड पूछे गए हैं, ये वाले वर्ड, इनका सिमिलर मीनिंग वाले वर्ड निकालने हैं पैसेज में। फॉरबिडिंग, नर्चर्स एंड विल पावर। अगर आप ध्यान से देखोगे तो फॉरबिडिंग जो होता है, फॉरबिडिंग का मतलब होता है किसी चीज को करने से रोकना, और यही काम होता है प्रिवेंट का। तो प्रिवेंट का सेम मीनिंग होता है, इसलिए इसका आंसर हो जाएगा प्रिवेंटिंग। यही सारे वर्ड आपको मिल जाएंगे पैसेज में। नर्चर का मतलब होता है किसी भी चीज को आगे बढ़ाना या किसी भी चीज को नर्चर करना। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा प्रायोरिटाइज करना, प्रायोरिटाइज करना, ये वाला। उसके बाद विल पावर, विल पावर यानी कि अपना एक अपनी इच्छा शक्ति, और उसका आंसर हो जाएगा डिटर्मिनेशन, यानी डिटर्मिनेशन क्या होता है, दृढ़ निश्चय, डिटर्मिनेशन। ठीक है,
सो इसका आंसर हो जाएगा ये, और ये 3 नंबर में है तो काफी इंपॉर्टेंट है। पैसेज वगैरह आप आराम से निकाल लेंगे, कोई दिक्कत नहीं आएगी। अब आता है आपका सेक्शन सी, ठीक है, ये भी आपका ग्रामर है। 31 में आपसे पूछा गया है कि कुछ पैसिव फॉर्म बतानी है वर्ब की, जो ब्रैकेट्स में दी हुई है, ठीक है। ही डैश आफ्टर बाय हिज ग्रैंड मदर व्हेन ही डैश टू लिव इन द विलेज विद हर, ठीक है। देखो तो ही डैश लुक दिया हुआ है तो ही वॉज लुक्ड हो जाएगा, ही वॉज लुक्ड आफ्टर बाय हिज grandmother when he used to live in the village with her। और में दिया हुआ है the stories dash right when he dash used to visit the hill station, the stories dash right when he was, so ये जो है स्टोरीज है ना, इसलिए वर रिटर्न आ जाएगा, वर रिटर्न when he used to visit the hill station, ठीक है। तो इस तरीके से आपको ये करना है। अब आता है आपका इनडायरेक्ट स्पीच में, ये जो क्वेश्चन है इनको इनडायरेक्ट स्पीच में बदलना है। फर्स्ट वाला है रवि सेड आई हैव अ मैसेज फॉर योर ब्रदर। रवि ने कहा कि मेरे पास एक मैसेज है तुम्हारे ब्रदर, तुम्हारे भाई के लिए, इन्वर्टेड कोमा हटा देंगे इनडायरेक्ट में, ठीक है। और ये इसको है ना हम चेंज कैसे करेंगे ये देख लो। सो यहाँ पे आप लिखोगे रवि सेड दैट, ये जो है ना ये देखो, ये जो है ना ये वाला कोमा ये बन जाता है दैट में चेंज होता है। रवि सेड दैट ही हैड अ मैसेज फॉर माय ब्रदर, कि उसके पास मैसेज है। आई जो है वो ही में चेंज हो जाएगा और योर जो है वो माई में चेंज हो जाएगा। ही हैड, हैव का हैड बन जाएगा, ही हैड अ मैसेज फॉर माय ब्रदर। नेक्स्ट है हु हैज बीन यूजिंग माय कंप्यूटर सेड माय मदर, मेरा कंप्यूटर कौन यूज कर रहा था, मेरी मदर ने कहा। तो इसके लिए आप क्या लिखोगे, माय मदर आस्क्ड हु हैड बीन यूजिंग हर कंप्यूटर, ठीक है। अब नेक्स्ट बहुत आसान है, अब आपको इसमें क्या करना है, सेंटेंस को ज्वाइन करना है विद द हेल्प ऑफ कनेक्टर्स। तो कुछ कनेक्टर दिए हुए हैं, जैसे यहाँ पे ऑल्दो यानी जिसका मतलब होता है जबकि, ठीक है, और यहाँ पे बिकॉज जिसका मतलब होता है क्योंकि। तो पहले हम क्या करेंगे, दो सेंटेंस दी हुई हैं, इनको हम पहले एक तरीके से इनकी हिंदी बनाएंगे। द टीम कुडंट फिनिश द प्रोजेक्ट, टीम जो है वो प्रोजेक्ट को फिनिश नहीं कर पाई। द टीम वर्कड हार्ड, टीम ने काफी मेहनत की थी। तो हम अगर इसको हिंदी में बोलेंगे और जबकि भी हमें इसमें बीच में लगाना है, तो हम कैसे बोलेंगे इसको, जबकि टीम ने काफी मेहनत की थी फिर भी वो प्रोजेक्ट को फिनिश नहीं कर पाई। तो इसको आप लिखोगे कैसे, ऑल्दो द टीम वर्कड हार्ड दे कुडंट फिनिश द प्रोजेक्ट। देखो जो टीम है ना वो दो बार आ रहा है, तो यहाँ पर एक बार हम टीम को यूज कर लेंगे, तो यहाँ पर हम दे लिखेंगे, ठीक है, दे कुडंट फिनिश द प्रोजेक्ट। नेक्स्ट है शी सक्सीडेड इन द एग्जाम्स, वो एग्जाम्स में सक्सीड हो गई, सफलता उसने प्राप्त की। शी स्टडीड diligently every day, बिकॉज भी आ रहा है यहाँ पे, क्योंकि वो एग्जाम में सक्सेसफुल हो गई या सक्सीड हो गई, और वो जो है डिलीजेंटली बहुत मेहनत से हर रोज पढ़ती थी, क्योंकि भी लिखा हुआ है। तो हम इसको कैसे बनाएंगे, शी सक्सीडेड इन द एग्जाम्स बिकॉज शी डिलीजेंटली स्टडीड एवरी डे, वो एग्जाम में सक्सीड हो गई क्योंकि वो रोज एग्जाम में मतलब डिलीजेंटली मेहनत से हर रोज पढ़ाई करती थी, ठीक है। तो क्योंकि जो है वो यहाँ पर बीच में इसमें लग जाएगा, और ये शी जो है वो बार बार नहीं लगाना है। नेक्स्ट है इसका आंसर। अब नेक्स्ट है आपका सेक्शन डी, फंक्शनल राइटिंग स्किल्स का। अब इसमें आपको क्या करना है, एनी वन क्वेश्चन करना है, या तो आप ये समरी वाला कर सकते हो, मेक अ समरी ऑफ दिस पैसेज, या फिर आप नोट्स बना सकते हो, जो ये पूरा का पूरा इसमें दिया हुआ है इसका नोट बनाना है आपको, ठीक है। कोई भी दोनों में से कोई भी एक करना है। तो मेक अ समरी ऑफ द फॉलोइंग पैसेज, पहले आप इस पूरे पैसेज को पढ़ोगे, ठीक है, इसमें क्या क्या चीजें, क्या क्या मेन पॉइंट्स दिए गए हैं वो आप लिखोगे। अब मैं उन बच्चों को बता रही हूँ जिनको समरी नहीं करनी आ रही है, फिर भी कुछ समझ नहीं आ रहा है, तो आपको क्या करना है, बहुत ही बेस्ट तरीका है, क्या करना है आपको, पहले इस पैसेज को पढ़ो, कुछ नहीं समझ आ रहा है, कुछ भी समझ में नहीं आ रहा, पल्ले नहीं पड़ा कुछ भी पैसेज, तो आपको क्या करना है, ये ऊपर की 2-3 लाइन्स ली, ठीक है, मान लो यहाँ तक आपने 2-3 लाइन ले ली यहाँ तक, ठीक है। फिर आपने क्या करना है, फिर आपने ले ली 2-3 लाइन बीच की जो इम्पोर्टेंट लाइंस है, मान लीजिए यहाँ से हमने बीच की 2-3 लाइंस ले ली यहाँ तक, और उसके बाद लास्ट की 2-3 लाइंस यहाँ तक,
यहाँ से लेके यहाँ तक। तो ये हमारी जो बन जाएगी ये हो जाएगी समरी, एज इट इज लिख लो। अगर समरी कुछ समझ नहीं आ रही ना तो ये सबसे बेस्ट तरीका होता है, अगर मतलब हिंदी भी नहीं करनी आ रही है फिर तो यहाँ से 2-3 लाइन उठाई, यहाँ तक उठा ली, बीच की 2-3 लाइन उठा ली और लास्ट की 2-3 लाइन उठा ली और उन सबको एज इट इज लिख दो, ठीक है, टेपना ही है फिर सेम। तो फिर उससे आपकी समरी बन जाएगी। अब आपको मैं दिखाती हूँ कि इसको एज इट इज मतलब एज इट इज नहीं पर समरी को करना कैसे है। समरी को सिर्फ इतनी लाइंस में आपको कंप्लीट करना होता है। इवन इफ यू मेंटेन, मतलब ये वो जो पूरा पैसेज है वो मैं पढ़ नहीं रही हूँ लेकिन आप पढ़ लेना, ठीक है। पूरा इस पैसेज में यही लिखा हुआ है कि आप कैसे ईट, अगर आप क्लीन ईट करते हो, अच्छी अच्छा और साफ सुथरा खाते हो, अच्छे से एक्सरसाइज करते हो, गुड स्लीप लेते हो, ठीक है, तो अगर आप अपने आप को बीमार भी एक तरीके से पा रहे हो तो भी आप जो है अपने आप को ठीक कर लोगे, ठीक है। तो ये आप जो है इसमें क्या लिखा हुआ है, अगर आप हेल्दी लाइफस्टाइल मेंटेन करते हो तो जो छोटी मोटी बीमारियां होती हैं ये आपके इमोशनल हेल्थ को दिखाती हैं, ठीक है। स्ट्रेस जो है वो काफ़ी सिग्निफिकेंट रोल प्ले करता है हमारी इम्यूनिटी को कम करने में, और ये एक नेचुरल सर्वाइवल रिस्पॉन्स है जिसमें हमारे हार्मोन जैसे कि कॉर्टिसोल, एड्रेनालाइन, ठीक है, इस तरीके के हार्मोन जो है हमारे रिलीज होते हैं जो हमारे थ्रेट्स को हैंडल करते हैं। वाइल शॉर्ट टर्म स्ट्रेस कैन बी हेल्पफुल, क्रॉनिक स्ट्रेस ड्यू टू वर्क, relationship, financial issues keeps the body in a heightened state. This suppresses the immune system, prioritizing survival over healing, making individual more vulnerable to illness. तो ये इस तरीके से आपको समरी बना देनी है। वो इन बच्चों के लिए जो समझ सके, जो नहीं समझ सके वो मेरा तरीका अपना लेना है। 2-3 लाइन ऊपर की, 2-3 लाइन बीच की और 2-3 लाइन लास्ट की आपको उठानी है और अपने तरीके से अपने उससे लिख देनी है, ठीक है। चलिए अब इसी का सेकंड पार्ट है नोट्स बनाने वाला। नोट्स कैसे बनाने हैं आपको, देखो यहाँ पर देखो आप ध्यान से, तो आपको ना 4 उसमें दिए हुए हैं ये नोट्स। तो आपको क्या करना है, नोट मेकिंग में हमें क्या करना पड़ता है, पूरा का पूरा पैसेज पढ़ा, ठीक है, 1-2 लाइन में, जैसे ये वाला था इतना पैरा था, उसको एक लाइन लिखेंगे, ठीक है, उसके बारे में जो मेन ये दिखा रहा है द फर्स्ट नैनो थिंग, मतलब इसमें हमें नैनो जो होता है वो क्या होता है उसका मीनिंग हमें यहाँ से पता चल रहा है। तो इसका देखो कैसे आपने किया है। सबसे पहले आप जो है इसमें लिखोगे नोट्स ऑन नैनो टेक्नोलॉजी, ठीक है, किसके बारे में है ये पूरा का पूरा नैनो टेक्नोलॉजी के बारे में नोट्स है। उसके बाद आपने सबसे फर्स्ट पॉइंट डाला मीनिंग ऑफ नैनो एंड नैनो टेक्नोलॉजी, नैनो और नैनो टेक्नोलॉजी का क्या मीनिंग होता है, ठीक है। उसके बाद आपने क्या निकाला यहाँ से कि ये कहाँ से निकला है, ये हमारा जो है ये ग्रीक वर्ड नैनोस से निकला है जिसका मतलब होता है ड्वार्फ, ठीक है। इसको आप कैसे लिखोगे, डिराइव्ड फ्रॉम ग्रीक वर्ड नैनोस जिसका मतलब है ड्राफ्ट, वेरी स्मॉल, ठीक है। फिर आप नैनो टेक्नोलॉजी के बारे में बता रहे हो, साइंस ऑफ मैनिपुलेटिंग नैनोमीटर साइज्ड मैटर। उसके बाद सेकंड में आपने जो ये सेकंड पैरा है इसमें हमें पता चल रहा है अंडरस्टैंडिंग नैनोमीटर, यानी कि नैनोमीटर क्या होता है, एनएम हमने यूज किया है। उसके बाद हमें बताना है नैनोमीटर क्या होता है उसके बारे में। तो फर्स्ट पॉइंट सेकंड पॉइंट डाला हमने, नैनोमीटर क्या होता है, ये नैनोमीटर है पूरा 1 मीटर, मतलब 1 मीटर में इतने नैनोमीटर होते हैं, ये सब हमने बता दिया। ये कंपैरिजन ऑफ साइंस, बॉल पॉइंट पेन में कितना होता है, माइक्रोमीटर, नैनोमीटर, वो सब हमने यहाँ से उठाया इस वाले में से, ठीक है। फिर उसके बाद थर्ड वाला जो है हमारा पैरा, उसमें हमने क्या क्या देखा, एग्जांपल देखे नैनो स्केल ऑब्जेक्ट्स के। फर्स्ट में हमने एटम, उसके बाद सेकंड में हमने डीएनए स्ट्रैंड का देखा, ठीक है। उसके बाद लास्ट वाला जो है आपका पैरा, उसमें आपने क्या देखा, नैनो टेक्नोलॉजी के बारे में देखा। तो नैनो टेक्नोलॉजी के बारे में आपने रोल ऑफ नैनो टेक्नोलॉजी पढ़ा। उसके बाद आपने फर्स्ट पॉइंट में डाल दिया कि साइंटिस्ट है वो हमारे नैनो स्केल ऑब्जेक्ट को मैनिपुलेट करते हैं, ये हमारे लिए यूज्ड टू डिजाइन न्यू स्ट्रक्चर एंड डिवाइसेस विद यूनिक प्रॉपर्टीज, कि हमारी जो यूनिक प्रॉपर्टीज हैं उसके लिए नए नए डिजाइन्स जो स्ट्रक्चर्स हैं उसको वो बनाते हैं, ठीक है। अब सबसे इंपॉर्टेंट जो नोट मेकिंग में होता है वो होता है ये बॉक्स, एब्रीविएशन यूज लिखोगे, ठीक है, या फिर अगर आपको एब्रीविएशन की स्पेलिंग याद नहीं हो रही है तो आप लिख दोगे शॉर्ट फॉर्म यूज्ड, लेकिन एब्रीविएशन की स्पेलिंग यहाँ पर आपको देखने को मिल जाएगी। ये देखो ये रही आपकी एब्रीविएशन। अगर याद नहीं हो पा रही है तो यहाँ से क्वेश्चन पेपर में से ही आप एब्रीविएशन की स्पेलिंग लिख दोगे, ठीक है। यहाँ पर एब्रीविएशन यूज्ड क्या हुए हैं, एब्रीविएशन होती है शॉर्ट फॉर्म, जैसे यहाँ पर आपको देखने को मिल रहा है एनएम क्या होता है, नैनोमीटर के लिए शॉर्ट फॉर्म है, ठीक है। ऐसे ही ये माइक्रोमीटर के लिए शॉर्ट फॉर्म है,
डीएनए डीएनए जो हमने यहाँ पर इस्तेमाल किया है, ये देखो इसकी जो फुल फॉर्म होती है वो डीऑक्सीरिबो न्यूक्लिक एसिड होती है, तो ये हमने लिख दिया, ठीक है। तो ये एब्रीविएशन यूज, ये बॉक्स बना के आपको साइड में लिख देना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और ज्यादा भी एब्रीविएशन यूज नहीं करनी है, 3 से 4 में आप काम निपटा दो, हो जाएगा आपका, ठीक है। तो ये क्या हो गए, ये आपका हेडिंग हो गया, ये सब हेडिंग हो गई, और ये हेडिंग है, ये सब हेडिंग है, और ये जो है ये इसकी सब हेडिंग है, ठीक है। ये हेडिंग है, ये इसकी सब हेडिंग्स है, ये हेडिंग है और ये इसकी सब हेडिंग्स है। तो ये आपको इस तरीके से आपको नोट मेकिंग करनी है। आई होप आपको समझ में आ गया हो। नेक्स्ट है आपका 35 क्वेश्चन, ये 2 नंबर का क्वेश्चन है। इसमें आपसे क्या पूछा गया है, आपको अपना एक्सपीरियंस बताना है। आप अपने फ्रेंड जो हॉस्पिटल में है उसके पास गए हो, वो काफी इल है यानी बीमार है, और वो 2 दिनों के लिए एडमिट है, ठीक है। तो आप इसको कैसे बताओगे, आपको अपना एक्सपीरियंस लिखना है, तो आप अपने तरीके से जो आपको समझ आ रहा है वो लिख देना। जैसे मैंने यहाँ पे लिखा है, विजिटेड माय फ्रेंड राहुल इन द हॉस्पिटल। मैं अपने फ्रेंड राहुल के पास गया हॉस्पिटल में, जो जहाँ पर वो एडमिट था 2 दिनों से, या 2 दिनों के लिए, ड्यू टू सीवियर फीवर, क्योंकि उसको काफी ज्यादा बुखार था। द हॉस्पिटल एटमोसफेयर फेल्ट सीरियस विद डॉक्टर्स एंड नर्सेस अटेंडिंग टू पेशेंट। जो हॉस्पिटल का एटमोसफेयर था, वातावरण, तो वो काफी सीरियस था, जहाँ पर जो डॉक्टर और नर्स थे वो पेशेंट्स को बार बार अटेंड कर रहे थे। राहुल लुक्ड वीक, राहुल जो था वो काफी ज्यादा कमजोर दिखाई दे रहा था, बट वाज हैप्पी टू सी मी, लेकिन मुझे देख के वो काफी खुश हुआ। आई ब्रॉट हिम सम फ्रूट्स एंड जूस, मैं उसके लिए कुछ फ्रूट और कुछ जूस लेकर गया था। एंड वी टॉक्ड फॉर अ व्हाइल, और हमने काफी बात भी करी। हिज पेरेंट्स वर बाय हिज साइड, और उसके पेरेंट्स उसके साथ थे। इंश्योरिंग ही टुक प्रॉपर रेस्ट, और वो उसके पेरेंट्स देख रहे थे कि वो अच्छे तरीके से रेस्ट ले। द नर्सेस चेक्ड ऑन हिम रेगुलरली, नर्स उसके अच्छे से उसको चेक कर रही थी। बिफोर लीविंग आई विश्ड हिम अ क्विक रिकवरी, रियलाइजिंग हाउ इम्पोर्टेंट गुड हेल्थ एंड इमोशनल सपोर्ट आर ड्यूरिंग इलनेस। और जब मैं वहां से वापस आ रहा था तो मैंने उसे क्विक रिकवरी के लिए विश किया, और मैंने ये रियलाइज किया कि अच्छी हेल्थ और इमोशनल सपोर्ट कितना ज़रूरी होता है बीमारी के दौरान। तो ये हमने पूरा का पूरा अपना एक्सपीरियंस लिख लिया। जरूरी नहीं है कि आपको ज़्यादा समझ नहीं आ रहा, आप अपने वर्ड्स में जैसा भी आपको समझ आ रहा है, बस आपको मैं ये कहूँगी कि सभी क्वेश्चन को आपको अटेम्प्ट करके आना है, चाहे आपको कुछ भी उसके बारे में समझ में आ रहा है तो प्लीज़ अटेम्प्ट करिए अपने क्वेश्चन को, क्योंकि वहाँ से भी आपको मार्क्स मिलते हैं, ठीक है। अब हमारा 36 क्वेश्चन है, इसमें से कोई एक करना है आपको, एनी वन। मैं आपको एक लेटर करवा देती हूँ, बाकी करवाएं तो मैंने आपको दोनों ही है, ठीक है। मतलब आंसर में आपको दोनों ही मिल जाएंगे, बट मैं अब आपको एक तरीके से इसका पूरा वो बता दूंगी कैसे आपको लिखना है। यू आर विशाल लिविंग एट, ये बहुत इंपॉर्टेंट लेटर है, ये आपका एडिटर को लेटर लिखना है, न्यूज़पेपर के एडिटर को, और ये आपका हर साल पूछा जाता है न्यूज़पेपर के एडिटर को लेटर, ठीक है। तो ये देख लेना, आप विशाल हो, आप 14 लासा ग्रैंड सोसाइटी पुणे में रह रहे हो। द pond in the nearby area is getting polluted by people disposing all the garbage and it is causing disease for the resident of the, तो वो पोल्यूट हो रही है बाय पीपल डिस्पोजिंग, मतलब जो लोग हैं वहाँ के वो सारा गार्बेज उसमें डाल रहे हैं, उस पूरे पॉन्ड में, पॉन्ड यानी कि तालाब, ठीक है। और उससे काफ़ी ज़्यादा बीमारियां हो रही हैं आपकी जो सोसाइटी के रेजिडेंट्स हैं उनमें भी। अब आपको एक लेटर लिखना है एडिटर को, एक डेली न्यूज़पेपर का, कोई भी न्यूज़पेपर उसका एडिटर, और इस बारे में बताते हुए। तो आप कैसे लिखोगे ये देख लो। सबसे पहले तो आप ये एड्रेस डालोगे, देखो यहाँ पर एड्रेस दिया हुआ है ना, इसीलिए आपको वो एड्रेस लिखना पड़ेगा, ठीक है। अब अपने मन से एड्रेस नहीं लिखोगे यहाँ पे। तो आपने ये एड्रेस लिखा, 14 लासा ग्रैंड सोसाइटी पुणे, ये पूरा इस तरीके से लिख दिया। मार्च 23, 2025 ये डेट डाल दी है। उसके बाद आपको एक लाइन छोड़नी है, ठीक है। उसके बाद आप लिखोगे द एडिटर द टाइम्स ऑफ इंडिया को हम ये लिख रहे हैं पूरा पुणे, ठीक है। फिर एक लाइन छोड़ोगे, फिर आप लिखोगे यहाँ पर सब्जेक्ट। ये पूरा फॉर्मेट आपको याद कर लेना है, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। चलिए, सब्जेक्ट लिखोगे कंसर्न ओवर पॉल्यूशन ऑफ नियर बाय पोन्ड, यानी कि जो आपका आसपास का जो मतलब पोन्ड है, तालाब है, उसको लेते हुए आपको कंसर्न दिखाना है। तो नीचे उसके बाद आप लिखोगे एक लाइन छोड़ के, हाँ, रिस्पेक्टेड सारिया मैडम, लाइन छोड़ोगे। और हमेशा जब भी हम ये एक एडिटर को या न्यूज़पेपर में अगर हम अपने लिए लेटर लिख रहे हैं तो ये वाली लाइन बहुत इंपॉर्टेंट होती है। आई विश टू ड्रॉ योर अटेंशन टू द, ये
जो एक सेंटेंस है ये आपको याद कर लेनी है, बहुत इंपॉर्टेंट है। टू द ग्रोइंग पॉल्यूशन ऑफ अ पॉन्ड नियर लासा ग्रैंड सोसाइटी ड्यू टू इम्प्रॉपर वेस्ट डिस्पोजल। तो उसके बाद आप पूरी प्रॉपर मतलब आप किस चीज़ के लिए आपको अटेंशन देनी है, तो ये चीज़ आप आगे लिखोगे कि हमारे आसपास का जो तालाब है हमारी सोसाइटी के पास, वहाँ पर काफ़ी ज़्यादा वेस्ट डिस्पोजल हो रहा है, लोग जो है गार्बेज थ्रो कर रहे हैं। जो मेन आइडिया है वो यहाँ पर लिखा जाएगा। डिस्पाइट रिपीटेड कंप्लेंट्स नो एक्शन हैज़ बीन टेकन। बहुत ज़्यादा कंप्लेंट हमने करी है लेकिन फिर भी कोई एक्शन नहीं लिया गया है अब तक। और मैं कंसर्न अथॉरिटीज़ को कहता हूँ कि डस्टबिन वहाँ पर इंस्टॉल किए जाएं, वार्निंग साइंस लगाए जाएं, स्ट्रिक्ट एक्शन लिया जाए जो कि पॉन्ड को पोल्यूट कर रहे हैं। इससे हमारे पास बहुत सारे हार्मफुल मॉस्किटोज और बैक्टीरिया वहाँ पर जो है ब्रीड कर रहे हैं, मतलब बहुत ज़्यादा वहाँ पर बीमारी का खतरा बढ़ रहा है। ठीक है, फिर उसके बाद एक लाइन छोड़ के आई होप दिस मैटर विल बी हाईलाइटेड इन योर नेक्स्ट। ये वाली लाइन भी बहुत इंपॉर्टेंट है कि ये जो है पूरा मैंने आपको मैटर बताया, आई होप, मैं उम्मीद करता हूँ कि ये आपके एक्सट्रीम न्यूज़पेपर में हाईलाइट होगा फॉर द बेटरमेंट ऑफ द कम्युनिटी। फिर उसके बाद एक लाइन छोड़ेंगे, सिंसियरली विशाल लिख के आपका हो जाएगा। ठीक है, विशाल यहाँ पर क्योंकि नाम दिया हुआ था इसलिए हमने वही नाम यूज किया है। नेक्स्ट है यू आर अनीश। कोई भी एक लेटर आपको लिखना है, तो मैं दोनों करवा रही हूँ। यू आर अनीश, अ स्टूडेंट ऑफ HSV पब्लिक स्कूल न्यू दिल्ली, राइट अ लेटर टू द प्रिंसिपल ऑफ द स्कूल कंप्लेनिंग टू हिम अबाउट द शॉर्टेज ऑफ ड्रिंकिंग वाटर सप्लाई इन द स्कूल। यानी कि आप इस स्कूल के एक स्टूडेंट हो, अनीश आपका नाम है, आपको प्रिंसिपल को लेटर लिखना है आपको कंप्लेन करते हुए, ठीक है, कि हमारे स्कूल में वाटर सप्लाई जो है, पीने का पानी का सप्लाई की बहुत कमी है, और पूरा आपको उसमें बताना है। अब देखो बहुत सारी लड़कियां होंगी जो बोलेंगी हमको भी अनीश नाम लिखना है, कि हाँ बिल्कुल आपको भी अनीश ही नाम लिखना है क्योंकि लेटर की ये मांग है। चलिए, तो आप कैसे लिखोगे? सबसे पहले आप अपने स्कूल का एड्रेस डालते हो, ठीक है, जो भी आपका एड्रेस है, फिर डेट डालते हो, फिर उसके बाद एक स्पेस छोड़ोगे, द प्रिंसिपल HSV पब्लिक स्कूल न्यू दिल्ली। सब्जेक्ट आप लिखोगे कंप्लेंट रिगार्डिंग शॉर्टेज ऑफ ड्रिंकिंग वाटर सप्लाई, फिर आप एक स्पेस छोड़ोगे, मतलब एक लाइन छोड़ोगे, रिस्पेक्टेड सर लिखोगे, फिर एक लाइन छोड़ोगे, आई एम राइटिंग टू ब्रिंग योर अटेंशन टू द शॉर्टेज ऑफ ड्रिंकिंग वाटर। ये आप देख लेना, जो इम्पॉर्टेंट चीज़ें हैं वो आपको यहाँ पर लिखनी होंगी, ज़्यादा बड़ा यहाँ पर कंटेंट नहीं होना चाहिए, बहुत इंपॉर्टेंट जो चीज़ें हैं वही लिखनी है। आई होप यू विल एड्रेस द इशू एट द अर्लीस्ट, कि इस इशू पर आप सबसे पहले इन चीज़ों पर आप ध्यान देंगे। फिर उसके बाद लास्ट में सिंसियरली अनीश 12th A, ठीक है, मतलब लास्ट में आपको क्लास और सेक्शन लिख देना है। उसके बाद हमारा लास्ट सेक्शन आता है, सेक्शन ई, ऑप्शन मॉड्यूल 1 का, ठीक है, इंग्लिश फॉर रिसेप्शनिस्ट। देखो यहाँ पर ना आपको मैंने जैसे ऊपर भी हमने देखा पार्ट ए में, तो जो दो ये सेक्शन ई है ना, ये दो उसमें बटा हुआ है, तो या तो आप ये वाला कर लो ऑप्शन मॉड्यूल 1, या फिर आप ऑप्शन मॉड्यूल 2 कर लो। 37 में आपको कोई भी दो में से कोई भी एक आंसर करना है, ठीक है, 2 नंबर का ये है। What is essential for a receptionist to have good understanding of aside from her रेगुलर ड्यूटी? यानी अपनी जो रेगुलर ड्यूटी एक रिसेप्शनिस्ट करती है उसके अलावा उसके बेहतर अंडरस्टैंडिंग उसमें और किन किन चीज़ों की होनी चाहिए? तो इसका आंसर देख लो, असाइड फ्रॉम रेगुलर ड्यूटी एक रिसेप्शनिस्ट को एक अच्छी अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए कस्टमर सर्विस की, उसमें कम्युनिकेशन स्किल्स होनी चाहिए, उसमें बेसिक एडमिनिस्ट्रेटिव टास्क करने की जो है स्किल्स होनी चाहिए। नेक्स्ट है, वाई माइट इट बी नेसेसरी टू चेक योर अंडरस्टैंडिंग आफ्टर समवन गिव्स अ लॉन्ग और डिफिकल्ट आंसर? मतलब आपको ये ज़रूरी क्यों है कि आप अपनी अंडरस्टैंडिंग देखें जब कोई एक बहुत बड़ा या बहुत डिफिकल्ट आंसर आपके सामने कर रहा है? तो इट इज़ नेसेसरी टू चेक योर अंडरस्टैंडिंग आफ्टर लॉन्ग और डिफिकल्ट आंसर टू इंश्योर क्लैरिटी, अवॉइड मिसअंडरस्टैंडिंग एंड कंफर्म इंपॉर्टेंट डिटेल्स। यानी कि कोई एक लंबा और डिफिकल्ट आंसर कर रहा है तो आपके लिए ज़रूरी है कि आप उसको समझें ताकि आपको क्लैरिटी रहे, और दूसरी बात आप कोई मिसअंडरस्टैंडिंग ना हो जाए, ठीक है, और कुछ जो इंपॉर्टेंट डिटेल्स होती हैं वो आप कंफर्म कर सकें। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, इनमें से कोई एक करना था। नेक्स्ट क्वेश्चन में भी आपको कोई एक करना है। आपको यहाँ पर बोला गया है आप एक ऑपरेटर हैं दानिश स्प्लिट इन्वर्टर AC में, आपको एक कॉल आती है कस्टमर से, ठीक है, उसने रिसेंटली परचेज किया है आपका AC, और आपको मतलब 2 दिन का इंस्टॉलेशन था। सिंस योर ऑफिस डील्स विद सेल्स, गाइड द कस्टमर अबाउट द प्रोसीजर फॉर रेड्रेसल, प्रोवाइड इन्फॉर्मेशन एंड असिस्टेंस अबाउट द सेम। यानी कि वो इंस्टॉल करवाना चाहती है लेकिन आपके जो ऑफिस है उसमें सिर्फ सेल की बात होती है, और आपको कस्टमर को गाइड करना है और उनको रेड्रेसल का प्रोसीजर बताना है, और उनकी कंप्लेंट भी आप फाइल कर सकते हैं। तो देखो इसको कैसे आप लिखोगे, पूरा एक आपको ना एक तरीके से
एक पूरी आप कन्वर्सेशन लिखोगे। सबसे पहले तो आप लिखोगे ऑपरेटर। ऑपरेटर पहले आपको बताएगा कि गुड मॉर्निंग, थैंक यू फॉर कॉलिंग दानिश स्प्लिट इन्वर्टर एसी कस्टमर सपोर्ट, हाउ कैन आई हेल्प यू। तो ये एक जो ऑपरेटर की बात होती है वो आपको लिखनी है। कस्टमर क्या बोलेगा, हाँ मैंने एक दानिश स्प्लिट इन्वर्टर एसी रिसेंटली लिया है और मैंने इसको 2 दिन पहले इंस्टॉल करवाया था, लेकिन अब ये कूलिंग प्रॉपर मतलब प्रॉपर कूलिंग नहीं दे पा रहा है, मैं इनमें से कुछ नॉइस भी सुन पा रही हूँ। ठीक है, ऑपरेटर क्या करेगा, मैं बहुत दुख हुआ है सुन के और डोंट वरी, मैं तुम्हें सॉल्यूशन बताता हूँ। क्योंकि आपका एसी जो है वो न्यूली इंस्टॉल्ड है, तो ये अभी भी अंडर वारंटी है, तो हम कुछ काम कर सकते हैं, तो आप ये बता सकते हैं। ठीक है, बेसिक चेक कर सकते हैं आप, सर्विस रिक्वेस्ट कर सकते हैं, वारंटी कवरेज में है, कंप्लेंट रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। फिर उसके बाद आप बोलेंगे शैल आई प्रोसीड विद द कंप्लेंट रजिस्ट्रेशन, कि क्या मैं कंप्लेंट रजिस्टर करने के लिए आपको प्रोसीड करवाऊँ आगे। तो कस्टमर कहेगा हाँ प्लीज, तो दैट वुड बी ग्रेट। ऑपरेटर कहेगा ठीक है, हमारा टेक्नीशियन जल्दी आ जाएगा और आपको कोई भी अगर हेल्प चाहिए तो आप हमें कॉल कर सकते हैं। तो कस्टमर थैंक यू बोलेगा और आप ऑपरेटर बोलेंगे यू आर वेलकम, हैव अ नाइस डे। ठीक है, इसी भी आपको सेकंड में दिया हुआ है, आप मैनेजिंग डायरेक्टर जो है आपका, वो चाहता है नेसेसरी डिटेल्स एंड मेक अरेंजमेंट सो दैट ही विल बी एबल टू रीच मुंबई फ्रॉम न्यू दिल्ली बाय 30th November 2024 9:30 AM फॉर अ मीटिंग विद द जनरल मैनेजर्स ऑफ द रीजन, प्रिपेयर द कॉन्वर्सेशन। आपको कॉन्वर्सेशन प्रिपेयर करनी है मैनेजिंग डायरेक्टर के साथ। ठीक है, मतलब मैनेजिंग डायरेक्टर को ना मुंबई जाना है 30 नवंबर 2024 से पहले 9 बजे 9:30 पर उसकी मीटिंग है। ठीक है, जनरल मैनेजर्स ऑफ द रीजन के साथ। अब आपको वो नेसेसरी डिटेल्स उसको देनी है। तो एम्प्लॉय से बात होती है, गुड मॉर्निंग सर, योर मीटिंग इन मुंबई इज ऑन 30th November at 9:30। आई हैव अरेंज योर ट्रैवल, कि मैंने आपका ट्रैवल अरेंज कर दिया है। मैनेजिंग डायरेक्टर जो है डिटेल्स मांग रहा है, एम्प्लॉय उसको डिटेल देता है कि आपको दिल्ली से मुंबई जाना है, 29 नवंबर है, कोई भी डिले नहीं होना चाहिए। इस तरीके से फ्लाइट आपकी एयर इंडिया AI-865 है। डिपार्चर आपका 7 PM से होगा दिल्ली और एयरपोर्ट से। अराइवल आप 9:10 पे पहुंच जाओगे मुंबई। आपकी सीट जो है वो बिजनेस क्लास की है। मैनेजिंग डायरेक्टर बोलेगा कि मेरे स्टे का क्या मतलब, मैं रुकूंगा कहाँ। तो एम्प्लॉय कह रहा है कि आपका जो स्टे है, हमने एक रूम बुक कर दिया है ताजमहल पैलेस में मुंबई में। ठीक है, आपको एयरपोर्ट से पिकअप कर लिया जाएगा और ब्रेकफास्ट भी वहाँ पर इंक्लूडेड है। मैनेजिंग डायरेक्टर बोलेगा कि मैं वहाँ पर मतलब मीटिंग वेन्यू में कहाँ पर कैसे पहुँचूंगा। तो एम्प्लॉय कह रहा है कि एक प्राइवेट कार आएगी आपको 8:30 AM पर होटल से पिकअप करने के लिए। तो मैनेजिंग डायरेक्टर बोलेगा साउंड्स गुड, थैंक यू। एम्प्लॉय कह रहा है यू आर वेलकम सर। ठीक है, बस यही आपको कन्वर्सेशन यहाँ पर प्रिपेयर करनी है एंड उसके बाद आपका हो जाएगा। ठीक है, इसको आप ध्यान से देख लेना। जैसे ही आपको टेलीग्राम पर PDF मिलेगा तो आपको ध्यान से इनको पढ़ लेना है। 39 में मिस्टर जगदीश हैं, उनका एक अपॉइंटमेंट था मिस्टर मनु शर्मा के साथ, जो सेल्स एग्जीक्यूटिव है निमिषा फूड्स प्राइवेट लिमिटेड के, एट 10:30 AM का। मिस्टर जगदीश जो हैं अब अपॉइंटमेंट को कैंसिल करने के लिए रिंग अप कर रहे हैं रिसेप्शनिस्ट के पास। जो मिस्टर मनु शर्मा है वो अपने डेस्क पर नहीं है अभी। तो आप रिसेप्शनिस्ट हैं निमिषा फूड्स प्राइवेट लिमिटेड के। अब आपको एक मैसेज लिखना है मिस्टर मनु शर्मा को। तो मैसेज आपको कैसे लिखना है, सबसे पहले आप एक बॉक्स बनाएंगे, सबसे ऊपर लिखेंगे मैसेज फॉर मिस्टर मनु शर्मा। ठीक है, डेट लिखते हो, डेट लिख दोगे, जो भी आपकी एग्जाम वाली डेट है वही लिखोगे। टाइम लिख दोगे आप कोई भी टाइम, देखो कोई भी टाइम नहीं, यहाँ पर जो अपॉइंटमेंट जो कैंसिल मतलब कब का अपॉइंटमेंट था, 10 साढ़े 10 का। ठीक है, तो आप 1 घंटे पहले या 2 घंटे पहले का टाइम यहाँ पर लिख देना ताकि आसानी रहे। नेक्स्ट है मिस्टर मनु शर्मा, आप लिखोगे एक लाइन छोड़ के मिस्टर मनु शर्मा, क्योंकि हम मनु शर्मा को ये मैसेज लिख रहे हैं। मिस्टर जगदीश हैड अपॉइंटमेंट, कि मिस्टर जगदीश का आपके साथ एक अपॉइंटमेंट था 10:30 का। ठीक है, टुडे ही कॉल टू इन्फॉर्म दैट ही नीड्स टू कैंसिल द अपॉइंटमेंट ड्यू टू सम अर्जेंट वर्क, ही विल कॉन्टैक्ट यू सून टू रीशेड्यूल। कि उन्होंने कॉल किया था ये बताने के लिए कि उन्होंने अपॉइंटमेंट कैंसिल कर दिया है और वो कुछ काम था, उन्हें कुछ ज़रूरी काम था और वो रीशेड्यूल करके आपको कांटेक्ट ज़रूर करेंगे। रिसीव्ड बाय भी आपको लिखना है रिसेप्शनिस्ट निमिषा फूड्स प्राइवेट लिमिटेड। तो ये पूरा का पूरा आपने इस तरीके से मैसेज लिख देना है। ये है मैसेज राइटिंग और ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये हर साल आता है तो इस साल भी आएगा ही आएगा। उसके बाद नीचे सेक्शन ई है ऑप्शन मॉड्यूल 2। अगर आपने ऑप्शन मॉड्यूल 1 कर लिया है तो नीचे वाला करने की कोई ज़रूरत नहीं है। और यही था आपका पूरा का पूरा पेपर। सो आई होप आपको ये पेपर समझ में आ गया एंड दिस इज़ द एंड ऑफ योर वीडियो। आई होप आपको जितना भी मैंने अब तक समझाया है आपको अच्छे से ये चीज़ें समझ में आ गई हों। अगर कोई भी डाउट हो तो आप फील फ्री करिएगा कमेंट बॉक्स में लिखने के लिए। ठीक है, और आपको नेक्स्ट
सब्जेक्ट कौन सा चाहिए ये भी आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। और इंग्लिश का पेपर आपके कैसा लगा, आसान लगा या नहीं लगा, प्लेलिस्ट आपने देखी है या नहीं देखी है, वो मुझे आप कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। गुड लक फॉर योर एग्ज़ाम्स। आप सभी को मेरी तरफ से बहुत सारी गुड लक्स एंड विशेस कि आप अच्छा करके आए अपने एग्ज़ाम में। और कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं। एंड यस, सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा हमारे चैनल टीएच क्लासेस को ऐसी ही और वीडियोस के लिए, क्योंकि हम ऐसी वीडियोस डालेंगे जिससे कि आपको बहुत आसानी रहेगी अपने एग्ज़ाम्स को पास करने में। सो दिस इज़ ऑल। थैंक यू। थैंक्स फॉर वॉचिंग।